पहले हम लोग दिल्ली एनसीआर में बैठे हुए हैं और हर साल पिछले कई वर्षों से 4 महीने 4.5 महीने ऐसे गुजरते हैं कि आप गैस चैम्बर के भीतर रहते हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा। आम आदमी की औसत उम्र किसी की उम्र से आप 1-1.5 दशक छीने ले रहे हो। ये क्या कर रहे हो? माने 3 करोड़ की आबादी और 3 करोड़ की आबादी। तो लोग कहते हैं कि ये किसानों की गलती है कि वो जा करके वो जो डंठल ठूठ वगैरह बचता है उसको जला देते हैं। तो वो हर साल चीज़ जलाई जाती है और जब जलाई जाती है तो वहाँ से उद्घाटन होता है दिल्ली की नवंबर का। पहला तो प्रश्न ये है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, हरियाणा में धान आ कहाँ से गया? और वो जो पूरी समस्या है वो किसान ने नहीं पैदा करी है, वो पैदा करी है रूस में। बहुत ऊंची ऊंची इमारतों के सिरे तक बर्फ अटी पड़ी रही, बच्चे वहाँ स्केटिंग कर रहे हैं और हिंदुस्तान के हिमालय की चोटियाँ जो हैं वो नंगी खड़ी हैं। ये जो पूरी क्लाइमेट कैटास्ट्रॉफी है इसकी सबसे बड़ी मार पड़ने वाली है भारतीय उपमहाद्वीप पर। और भारत ही मुझे वो देश भी दिख रहा है जहाँ पर इस विभीषिका को लेकर सबसे कम जागरूकता और संवेदनशीलता है। भारत में ही पिछले साल 365 दिनों में से मेरे ख्याल से 10, 20 या 30 दिनों को छोड़ करके प्रतिदिन किसी जगह पर एक्सट्रीम वेदर इवेंट हुआ है। प्रतिदिन। उससे अर्थव्यवस्था पर क्या हो रहा होगा आप अनुमान लगा लीजिए। क्या ये बात पब्लिक डोमेन में आ रही है? मीडिया दिखा रहा है? फिर से कह रहा हूँ, समायोजन से विकास नहीं हो रहा तो जीडीपी भी नहीं टिकेगा। ये सजा मिलेगी। माया मिली न राम, मिलेंगी क्या? बहुत भयानक मौत। तो सत्ता, स्टेट जिसको हम कहते हैं, वो इंडिविजुअल की बेहतरी के लिए है या फिर विस्तार ऐसा है कि कहीं ना कहीं किसी दूसरे आदमी का जाकर दोहन शोषण करो, उसकी स्थितियों को बिगाड़ दो। एक वाक्य में कहूँ राणा जी, विक्षिप्त है, पागल है। इसलिए आज आप पा रहे हो कि दुनिया भर में युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। नमस्कार, मैं राणा यशवंत आपका स्वागत करता हूँ। फिराक गोरखपुरी का एक शेर है, ले दे के अपने पास एक नज़र तो है, क्यों देखें ज़िंदगी को किसी और नज़र से हम। जब अपने पास नज़र हो जाती है तो नज़रिया हो जाता है, दृष्टि मिल जाती है। और नज़रिया जब आपके पास हो जाता है तो जीवन को, दुनिया को, दुनियादारी को, सवालों को, सपनों को, सुख को, दुख को, उत्थान को, पतन को, सबको देखने का अपना एक रास्ता होता है। वो इसलिए है कि यह देखना एक विचार से पैदा होता है। विचार वहाँ आते हैं जब आप बहुत पढ़ते हैं, गुनते हैं, बुनते हैं और समसामयिक सवालों से टकराते हैं बार बार। और इस तरह के विचारों से बहुत संपन्न जो लोग हैं उनमें अग्रणी हैं आचार्य प्रशांत। और बहुत लंबे समय बाद मेरा उनके साथ बैठना हुआ है आज। तो आचार्य जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका। आपका स्वागत है राणा। और इस दरमियान में दुनिया में बहुत कुछ हुआ है, उथल पुथल ज़्यादा है, सवाल कहीं और गंभीर हो गए हैं। तो हमने कहा कि ये चर्चा उन सब से होकर के गुजरे तो ज़्यादा अच्छा है। पहले हम लोग दिल्ली एनसीआर में बैठे हुए हैं और हर साल पिछले कई वर्षों से 4 महीने 4.5 महीने ऐसे गुजरते हैं कि आप गैस चैम्बर के भीतर रहते हैं। आज भी 250 के आसपास AQI है, 800, 900, 1000 तक ये चला जाता है। मजबूरी है, लोग रहते हैं लेकिन ज़िंदगी के साथ समझौता करते हैं। जीवन का एक अच्छा खासा हिस्सा जो है दिल्ली में रहने के कारण या एनसीआर रहने के कारण ख़त्म हो जाता है। एक तरह का ये अपराध है और जीवन की हत्या भी है। ये स्थितियां जो बनती हैं दिल्ली एनसीआर में, बीजिंग 2014, 2026 ज़मीन आसमान का अंतर हो गया। वो दुनिया के मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ में था, आज वो क्लीनेस्ट में आता है। हम वैसे ही लगातार चल रहे हैं और पता नहीं ये कब तक रहेगा, कब तक चलेगा। ऐसा क्यों है? देखिए, दुनिया भर की सारी समस्याओं का उत्तर दिया तो एक वाक्य में जा सकता है। वो ये है कि जैसा भीतर वैसा बाहर। सब समस्याओं के केंद्र में अहंकार ही बैठा हुआ है। मनुष्य का अपने प्रति अज्ञान वही तरह तरह के बाहरी रोग बन करके फूटता है। तो ये तो
बिल्कुल सही, लेकिन अति संक्षिप्त उत्तर हो गया जिससे कोई बात खुलेगी नहीं। हालांकि उत्तर ही बिल्कुल सही है कि कारण आप पूछेंगे कि प्रदूषण का क्या है, अहंकार। युद्ध का क्या है, अहंकार। और किसी तरह की ईर्ष्या का, द्वेष का क्या कारण है, अहंकार। अब इसको वैसे समझते हैं जैसे हमें ज़्यादा सुविधा होगी। पंजाब में, हरियाणा में 50-60 सेंटीमीटर कुल बारिश होती है। नदियां हैं पंजाब, 5 नदियां, पर वो नदियां उतनी बड़ी नहीं हैं, उतनी चौड़ी नहीं हैं, उतने बड़े फ्लड बेसिन्स नहीं बनाती जितना कि पूर्व की नदियां बनाती हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र। मिट्टी है, पर मिट्टी बालुई ज्यादा है तो पानी को उतना रोक करके नहीं रखती जितना कि पूरब की मिट्टी रोक करके रखती है। ये हमारे दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों का हाल है, जिसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश भी आ गया और पंजाब हरियाणा आ गए। दिल्ली इन्हीं से घिरी हुई है, राजस्थान भी। ये हमारी स्थिति है। हम एक तरह से सेमी एरिड हैं। कम से कम हम बंगाल, असम, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश की तुलना में बहुत हरे या बहुत बारिश पाने वाली जगह तो नहीं कहे जा सकते। निष्कर्ष साफ है, यहाँ धान पैदा ही कैसे हो रहा है। और जब दिल्ली के एक्यूआई की बात होती है तो हम जानते हैं उसमें से 40% योगदान तो पराली जलाने का ही है। उसके बाद आता है हमारा वेहिकुलर पॉल्यूशन और कंस्ट्रक्शन और डर्टी मैन्युफैक्चरिंग। जो वाहनों से उत्सर्जन होते हैं वो आता है, जो ठोका ठाकी चल रही है, धूल बालू उड़ते हैं, वो हवा में बिल्कुल महीन कण बन के बिखर जाते हैं। और जो जो जहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, वो मैन्युफैक्चरिंग अगर सही तकनीक से नहीं हो रही है, उसमें डीजी सेट्स चल रहे हैं और कई तरह की वहाँ घिसाई हो रही है, तो उससे फिर, और हमारी जो फिर यहाँ पर हवा है वो एक ख़ास तरीके की ज्योग्राफी में फंसी हुई है, जिसमें कि टेम्परेचर इन्वर्जन होता है और एक बोल बनता है जिसमें आप जो जो जितना भी एमिशन कर रहे हो धूल के कणों का, वो यहीं पर अटक कर रह जाता है। वो काम तो ज्योग्राफी का है, उसका हम कुछ बदल नहीं सकते भाई। हमारी भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि हम जितनी भी धूल उड़ाएंगे वो धूल बाहर नहीं जाएगी इन 4 महीनों में। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी वो यहाँ फंस कर रहेगी। नवंबर से पहले कुछ हवा चल रही होती है, मानसून वापस जा रहा होता है तो हम बचे रहते हैं। उससे और पहले बारिश रहती है तो भी बचे रहते हैं। और फरवरी के अंत में पुनः हवाएं चलनी शुरू हो जाती हैं, फिर गर्मी में लू चलनी शुरू हो जाती है, फिर बारिश आ जाती है, तो हम अपेक्षातः बचे रहते हैं। पर ये 4 महीने ऐसे होते हैं जब कोई इसमें यहाँ पर हवा वगैरह नहीं चल रही होती है। चल क्या रहा होता है, पराली जल रही होती है और बाकी सारे काम जो हमने गिने, वाहन चल रहे होते हैं, वो साल भर का काम है। और मैं कंस्ट्रक्शन चल रहा होता है, वो साल भर का काम है। इसमें मैं चुन रहा हूँ, मेरे जवाब की शुरुआत से आपको पता हुआ होगा, मैं इसमें से चुन रहा हूँ पराली को, क्योंकि वो हमें बताएगा कि कैसे कोई भी समस्या हमारे बाहर नहीं है, हमारे भीतर ही बैठी हुई। हमने ही करा है। मनुष्य का अहंकार ही दुनिया की सब समस्याओं का कारण है। तो लोग कहते हैं कि ये किसानों की गलती है कि वो जा करके वो जो डंठल ठूठ वगैरह बचता है उसको जला देते हैं। और क्यों जला देते हो, हमको बड़ा बुरा लग रहा है कि आपने जा करके जला दिया, उसकी वजह से हवा इतनी गंदी हो गई और हम उसमें मरे जा रहे हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा। आम आदमी की औसत उम्र, डॉक्टर कहते हैं 10 से 15 साल अगर वो एनसीआर में रहा आया तो कम हो जाएगी। ये तो निश्चित रूप से अपराध है। आपने बिल्कुल सही संज्ञा दी थी। किसी की उम्र से आप 1-1.5 दशक छीने ले रहे हो, ये क्या कर रहे हो। माने 3 करोड़ की आबादी, और 3 करोड़ की आबादी, माने एक 5 लोगों का परिवार है, तो उनसे आपने कुल मिला करके लगभग 50 या 70 या 75 साल छीन लिए। एक जीवन, तो आपने एक जीवन ही छीन लिया। तो यह हत्या जैसा हो गया, एक जीवन ही पूरा आपने छीन लिया। तो ठीक है,
यहाँ धान कभी होना ही नहीं चाहिए था। और अगर हम इस सूत्र को पकड़कर चलें तो आगे न जाने कितने सूत्र खुलने वाले हैं। पहला तो प्रश्न यह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, हरियाणा में धान आ कहां से गया? धान कहां से आ गया? अंग्रेजों को ये जो इलाका था ये बहुत पसंद था, विशेषकर अपने युद्धों के समय, क्योंकि यहाँ पर मैदानी इलाका होने के कारण और फ्रंटियर इलाका होने के कारण यहाँ पर जो रेलवे नेटवर्क था वो बहुत अच्छे तरीके से विकसित था। यहाँ की मंडियाँ पहले से अपेक्षितया ज़्यादा बेहतर तरीके से विकसित थी। तो अंग्रेज़ों ने यहाँ पर सीरियल्स की शुरुआत करी, कहा कि यहाँ पर गेहूँ उगेगा, गेहूँ उगेगा, और यहाँ पर नहरों का पूरा एक जाल, एक तंत्र स्थापित करा। तो प्रकृति की वजह से यहाँ पर धान उगना नहीं शुरू हुआ, प्रकृति के खिलाफ जाकर। गेहूं तो फिर भी उग जाएगा, इंटरेस्टिंग है, वो बहुत नहीं मांगता है पानी, गेहूं उग जाएगा। पर वो जो नहरों का जाल था उसका इस्तेमाल हुआ धान उगाने के लिए। अब धान मांगता है खड़ा पानी, खड़ा पानी इस इलाके में हो ही नहीं सकता। पर चूंकि अंग्रेजों ने अपने इंपीरियलिस्ट स्वार्थों के कारण इस क्षेत्र में संचार के माध्यम बनाए, सड़कें बेहतर बनाई, रेल बेहतर बनाई, मंडियां बेहतर बनाई और नहरें बेहतर बनाई, तो यहां पर पहले गेहूं की खेती शुरू हुई, फिर धान की भी खेती शुरू हो गई। ऐसे यहां शुरू हुई। वरना अंग्रेजों से पहले यहां पर क्या उगता था? यहां होता था मोटा अनाज होता था, तिलहन होता था, मक्का होता था और दालें होती थी। ये सब होता था। गेहूं और धान इधर होता ही नहीं था, विशेषकर धान तो एकदम ही नहीं होता था। गेहूं फिर भी हो जाए, धान थोड़ा बहुत होता था। कहाँ होता था? नदियों के किनारे वाले जो इलाके हैं जहां पर पानी की प्राकृतिक आपूर्ति थोड़ी उपलब्ध थी, वहां थोड़ा बहुत धान फिर भी हो जाता था। धान कहाँ होता था? धान होता था हमारी ब्रह्मपुत्र घाटी में, धान होता था हमारे बंगाल में, धान होता था बांग्लादेश में, जो अब बांग्लादेश है, उस समय नहीं था। धान होता था बिहार में, धान होता था, तो पूरब की तरफ धान होता था, धान इधर होना नहीं था। अंग्रेज ये व्यवस्था शुरू करके गए। अब उसके बाद आता है 1950 का दशक, और अभी अभी भारत आजाद हुआ है और हम क्या पा रहे हैं? भुखमरी, खाने को नहीं है। तो वो जो भीतर अहंकार होता है उसने क्या करा? वो कभी भी समस्या की जड़ तक नहीं पहुंचना चाहता, वो जल्दी से कोई तात्कालिक कदम उठा लेना चाहता है कि अभी किसी तरह से रियायत मिल जाए, भले ही वो सतही राहत हो, पर अभी राहत मिल जाए बस जल्दी से। तो क्या किया गया कि अब भारत को खाने की ज़रूरत है। हम जानते हैं 60 के दशक में हमें अपमान, ह्यूमिलिएशन भी झेलना पड़ा था। अमेरिका ने वो कौन सा तो होता था गेहूं, पीएल कुछ करके वो भेज दिया था। तो उसी की वजह से फिर वो जो पूरी हमें ग्रीन रिवॉल्यूशन थी, हरित क्रांति की ज़रूरत पड़ी। तो उसके लिए चुना गया, हरित क्रांति के लिए चुना गया उस क्षेत्र को जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से ही अंग्रेज बनाकर चले गए थे। वो जगह नहीं चुनी गई जो धान के लिए प्राकृतिक रूप से अनुकूल है। अगर वो जगह चुनी गई होती तो कौन सी जगह होती? फिर तो वही पूरब के वो इलाके होता होते। बिहार, बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश और वो सब इलाके, या कि दक्षिण के कुछ जगह हैं, वो सब होती। वो नहीं चुनी गई। ग्रीन रिवॉल्यूशन के लिए चुना गया इस क्षेत्र को, और उसके लिए कुछ वाजिब रेशनल कारण मौजूद थे। ठीक है, उस समय चुना गया क्योंकि आपात स्थिति थी, अकाल पड़ रहा था, लोगों के पास खाने को नहीं था। तो उस समय पर हुआ कि अब यहाँ पर चलो आप ये चुन लो। पर अहंकार का काम होता है कि एक बार जहाँ सुविधा मिलने लग गई वो वहीं पर ठहर करके बैठ जाता है। उसे अपनी सुविधा सबसे ज़्यादा प्यारी होती है, सच्चाई, तथ्य नहीं प्यारे होते। 60 में जो काम किया गया था कि इस क्षेत्र में धान इंट्रोड्यूस किया गया क्योंकि भारत के पास खाने को नहीं था। हम बोलते थे ना कि पंजाब इज द ग्रेनरी ऑफ इंडिया, भखड़ा नांगर ये सब बन रहा है, और ये राजस्थान की ओर आ रही है, नहरें आ रही हैं, और फिर हम क्या, वो उस वक्त हो गया।
लेकिन वो स्थिति जब बीत गई, जब हाई यील्डिंग वैरायटी भी आ गई, उसके बाद भी पूरब को प्रोत्साहित नहीं किया गया कि तुम वो काम करो जिसके लिए तुम प्राकृतिक रूप से अनुकूल हो। एक बार जो चीज़ बन गई वो फिर चलती रही, न सिर्फ चलती रही बल्कि उसको आगे बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी को, फर्टिलाइज़र को, सबको सब्सिडाइज कर दिया गया कि और उगाओ। माने जो काम अप्राकृतिक तौर पर शुरू हुआ था, अहंकार देखिए, अहंकार प्रकृति का सिर्फ क्या करना चाहता है? शोषण। अहंकार प्रकृति का शोषण करना चाहता है। जंगल है तो काट दूंगा, जानवर है तो मार के खा जाऊंगा, और कोई दूसरा मनुष्य है तो उस पर चढ़ बैठूंगा, उसको गुलाम बना दूंगा किसी भी तरीके से। जो काम शुरू ही अप्राकृतिक तरीके से हुआ था कि तुम धान वहां उगा रहे हो जहां धान उगना ही नहीं चाहिए, उस काम को और आगे बढ़ाया जा रहा है इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी दे करके और फर्टिलाइजर सब्सिडी दे करके। और इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी का क्या इस्तेमाल हो रहा है? बोरवेल, ट्यूबवेल, और उससे जो पूरा जो पानी निकाला जा रहा है, ग्राउंड वाटर है, भूजल है, उसका दोहन हो रहा है। और सन 1990-2000 तक आते आते ये दिखने लग गया था कि विशेषकर पंजाब में हालत बहुत ख़राब हो रही है, मिट्टी ख़राब हुई जा रही है फर्टिलाइज़र ज़्यादा डालने से, पेस्टिसाइड ज़्यादा डालने से हवा ख़राब हो रही है और लोगों के स्वास्थ्य पे अंतर पड़ रहा है। और सारा जो तुम ग्राउंड वाटर निकाले दे रहे हो, तो जो ग्राउंड वाटर लेवल्स हैं, जो वाटर टेबल है, वो हर साल और ज़्यादा गिरता जा रहा है। ये दिखता गया, लेकिन इसको रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया, बल्कि ये चीज़ और प्रेरित करती रही, हाँ करते रहो, क्योंकि अब मामले में पॉलिटिक्स भी आ चुकी थी। अब आप इसके खिलाफ अगर कोई कदम उठाएंगे तो बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइज्ड मंडियां हैं और फार्मर्स लॉबीज़ हैं, वो आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। लेकिन अब समस्या तो दिखाई दे रही थी कि ग्राउंड वाटर कहीं नहीं बचेगा, कहीं नहीं बचेगा। तो 2009 में एक कानून बनाया गया। ये फिर अहंकार है। वो समस्याओं को जब अनुभव करता है तो ऐसा नहीं कि कुछ करता नहीं, वो सतही इलाज करता है। तो अब एक और सतही इलाज लाया गया सन 2009 में। कहा गया अच्छा, तो वाटर टेबल इतना नीचे चला गया है। क्यों चला गया है? क्योंकि ये जो पैडी है, इसका जो ट्रांसप्लांटेशन हो रहा था वो मई जून में हो रहा था, और मई जून हम जानते हैं पंजाब में सबसे गर्म महीने होते हैं। और आप उस महीने में जब आप ट्रांसप्लांटेशन करोगे, माने कि हम जानते हैं कि धान कैसे होता है, पहले तो जाके छोटी सी नर्सरी में अपना इतना उसको हम पौधा उसका निकल आता है, उगा देते हैं, और फिर ले जा करके उसको एक नियमित डिस्टेंस पर अच्छे तरीके से खड़े पानी में हम उसको बोते हैं। अब ये काम आप मई जून में करोगे तो खड़ा पानी कहाँ से पाओगे? मानसून तो आया नहीं उस समय पर। लेकिन पारंपरिक रूप से काम होता मई जून में ही था। मई जून में काम होता था, अक्टूबर तक क्या हो जाता था? कटाई हो जाती थी। और उसके बाद 1-1.5 महीने का वक्त होता था, उसके बाद फिर गेहूं का मौसम शुरू होता था। तो धान और गेहूं के बीच में लगभग 1.5 महीने का अंतराल रहता था। सरकार ने देखा कि ये जो पूरा भूजल दोहन हुआ जा रहा है, अब नीचे कहीं पानी नहीं है, तो उसका कारण ये सोचा गया कि एक वेरिएबल को पकड़ लेते हैं, और वो एक वेरिएबल है कि आप बहुत जल्दी रोप रहे हो इसको मई जून में, और इतनी गर्मी है, बारिश नहीं हुई है, इसलिए आपको इतना ग्राउंड वाटर जो एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। तो नियम ला दिया गया कि लगभग मिड जून से पहले एक तारीख बताई जाएगी, मध्य जून के आसपास, उससे पहले आप ये काम नहीं करोगे। तो अहंकार जीत गया। अहंकार से मेरा आशय घमंड नहीं है, द सेल्फ, द ईगो है। उसको अपनी बुद्धि से लगा कि मैंने तो इलाज कर लिया, और इसके कुछ सकारात्मक परिणाम भी आ गए कि जितनी तेजी से, जिस दर से प्रतिवर्ष ग्राउंड वाटर नीचे जा रहा था, अभी भी नीचे जाता रहा, पर नीचे जाने की जो दर थी वो थोड़ी कम हो गई। लेकिन अब जो पौधे के विकास की प्रक्रिया शुरू होती थी मई या जून से, वो शुरू होने लग गई लगभग 1 महीने बाद। कि जो काम मान लीजिए 15 मई को होना था, अब वो होने लग गया 15 जून या 20 जून को। तो ये पूरा साइकिल ही शिफ्ट कर गया। जब ये साइकिल शिफ्ट कर गया तो गेहूं की शुरुआत, गेहूं के बीज के रोपे जाने में और धान की फसल की हार्वेस्टिंग में, काटे जाने में, जो
अंतर रह गया वो मुश्किल से 10 से 15 दिन का रह गया। क्या होगा अब उसमें? आपने धान तो काटा और अभी उसका वो ठूंठ खड़ा हुआ है, क्योंकि उतना तो रह जाता है, डंठल जो है वो उसका खड़ा ही हुआ है उतना। और 15 ही दिन बाद आपको अब क्या शुरू करना है? बोनी करनी है, अब बुआई शुरू करनी है गेहूं की। तो अब जो किसान है वो जबरदस्त तरीके से समय के दबाव में आ गया, टाइम प्रेशर बढ़ गया उस पर। अब वो क्या करेगा? आप कह रहे हो कि ये आते हैं हैप्पी सीडर्स आते हैं, वो क्या करते हैं कि ये खड़ी हुई रहेगी तो ये डंठल, इसके बावजूद बीच बीच में तुम्हारी वो गेहूं को बो देंगे, लेकिन वो बड़े महंगे होते हैं और मिलते नहीं आसानी से। आप कह रहे हो कि वो मल्चिंग कर लो। मल्चिंग में क्या होता है कि वो आएगा और एक मशीन है और वो खेत पर चलेगी और वहाँ पर ये सब जो ठूठ खड़ा हुआ है, इस ठूठ को काट करके छोटे महीन टुकड़े करके मिट्टी में मिला देगी। पर उसको चलाने के लिए वक्त ही नहीं है, क्योंकि गेहूं को अगर आपने सही समय पर शुरू नहीं करा तो आपकी वो फसल मारी जाएगी। बात समझ रहे? तो किसान के पास और कोई तरीका नहीं, वो क्या करता है, उसको जला देता है। कुछ ऐसा करा नहीं गया कि आप उसको जलाने की जगह जा करके बाजार में बेच दो, कुछ उसका कार्यक्रम निकल आए। उसके लिए जो मशीन वगैरह आपको मुहैया कराई जा सकती हैं वो कराई नहीं गई। तो वो हर साल चीज़ जलाई जाती है और जब जलाई जाती है तो वहाँ से उद्घाटन होता है दिल्ली की नवंबर का, दिल्ली के नवंबर का। और ये चीज़ सेल्फ रीइंफोर्सिंग होती है। ऐसे समझिए कि एक बार हवा में वो धुंध छा गई, क्योंकि उसी समय जाड़े भी आ रहे होते हैं, तो उसी समय पर जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस होती हैं दिल्ली के ऊपर वो ऐसी होती हैं कि अगर वहाँ पर ये महीन कण, फाइन पार्टिकल्स, पार्टिकुलेट मैटर अगर मौजूद है तो उसके ऊपर मॉइस्चर जमेगा और वो छा जाएगा, एक 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 तह बना देगा, एक कैनोपी बना देगा। और एक बार वो कैनोपी बन गई तो वो एक तंबू की तरह काम करती है कि अब नीचे से जो और मैटर आ रहा है वो उसके अंदर ही रहेगा, उसके अंदर ही रहेगा। तो जो शुरुआत हो जाती है पराली के जलने से, वो एक तरह से कैटेलाइज करती है हवा के और ज्यादा विषाक्त होने को। वरना मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन और जो वेहिकुलर पॉल्यूशन है वो तो साल भर चलता है, उसके बाद भी इतना ज़्यादा AQI नहीं बढ़ता। पराली वाला जो धुआं है वो आ करके न सिर्फ खुद AQI को बढ़ाता है बल्कि आगे उसके और बढ़ने की स्थितियां तैयार करता है। और वो जो पूरी समस्या है वो किसान ने नहीं पैदा करी है, वो पैदा करी है पिछले 100 साल की अंधी नीतियों ने। समझ लीजिए, ऐसे मैं उसको कहूंगा, नीतिगत अहंकार और अंधकार ने हमें यहां पर लाकर खड़ा कर दिया है। लेकिन आज जब बात होती है तो हम ऐसे कहते हैं कि जैसे किसान दोषी है, इधर है उधर है, और वास्तव में कोई ठीक से वजह भी नहीं बता पाता कि अब हम करें क्या। आप इसमें और जब भीतर जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हमने हर तरीके से, जैसे अहंकार मायोपिक होता है ना, कि दूरदृष्टि नहीं रखता, वो बस कहता है अभी काम चल जाए, हमने हर तरीके से अपने आप को खराब करा है। पूरब को जो आर्थिक प्रगति मिल सकती थी वो नहीं मिली, ठीक है, क्योंकि वहां पर कोई विकास किया नहीं गया। जितना विकास था इस तरीके से कि ये यहाँ से कलेक्शन होता है, बहुत कुछ होता है, पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, वहाँ मिट्टी से ले करके खरीदने वाले की प्लेट तक के बीच में वो पूरा का पूरा वहाँ विकसित किया गया, क्योंकि वहाँ पहले से ही था। क्यों पहले से था? क्योंकि अंग्रेज़ों ने करा था, उसके ऐतिहासिक कारण थे। तो उसके बाद पूरब में कहीं विकसित किया नहीं गया, तो पूरब को पैसा नहीं मिला। पंजाब और हरियाणा को जहर मिल गया, वो हम जानते हैं, कैंसर एक्सप्रेस एक चला करती है। मिट्टी पूरी खराब हो गई, जो वहां पर ग्राउंड वाटर था वो बिल्कुल नहीं बचा। और दिल्ली को ये हवा का जहर मिल गया। 3 क्षेत्र हैं, तीनों मारे गए नीतिगत अहंकार के कारण। पूरब भी मारा गया, पंजाब हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश भी मारा गया, और इस पूरे के बीच में वो जो 3 करोड़ का NCR क्षेत्र है वो भी मारा गया।
और हम सोच रहे हैं कि इसका जो कारण है वो शायद तात्कालिक होगा या स्थानीय होगा। इसका कारण ऐतिहासिक है और बहुत व्यापक है। साथ ही साथ इसका जो कारण है वो इंसान के यहाँ दिल में बैठा हुआ है। जब तक हम यहाँ से ठीक नहीं होंगे तब तक जो चल रहा है वो चलता ही रहेगा। यद्यपि मैं ये भी कहूँगा कि जो चल रहा है उसको 10 वर्षों के भीतर भी ठीक करा जा सकता है। आपने चीन का नाम लिया था। नॉर्दर्न चाइना में बिल्कुल वही स्थितियां होती थीं जो कि हम अभी अपने नॉर्दर्न इंडिया में देख रहे हैं। जो मुरे डार्लिंग बेसिन है ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ भी लगभग यही स्थितियां पैदा हो गई थीं कि गलत सरकारी नीतियों के कारण लोगों ने गलत फसलें उगानी शुरू कर दी थी। किसान के लिए वो आजीविका है। आप उसको एक रॉन्ग पॉलिसी इन्वायरमेंट में रखेंगे तो आपके नीतियों के अनुसार फैसला ले लेगा। उसको तो अपना घर चलाना है। आप हर चीज़ सब्सिडाइज करके रखोगे, वो उसका इस्तेमाल करेगा। 1 किलो जो आपकी प्लेट पर चावल आता है, 1 किलो, उसके पीछे 4 से 5 हजार लीटर पानी लगता है। 2 तरीके से मारे जा रहे हैं। पहले तो पानी निकल रहा है, और ये पानी जिस बिजली से निकल रहा है वो सब्सिडाइज्ड है। ये पानी जिस बिजली से निकल रहा है वो सब्सिडाइज्ड है। और पानी वहां से निकल रहा है जहां पानी है नहीं। वो वहां की मिट्टी वो नहीं है जिसमें बहुत पानी हो। भाई 50-60 सेंटीमीटर बारिश कितनी होती है? कुछ भी नहीं होती। असम में 250 सेंटीमीटर होती है। बंगाल में 150-200 सेंटीमीटर बारिश होती है। बिल्कुल। पंजाब में 50-60 सेंटीमीटर होती है। दिल्ली में शायद 80 सेंटीमीटर होती है। हरियाणा में भी ऐसी कुछ 60-70 सेंटीमीटर बारिश होती है। ये जगह कोई धान उगाने की है, पर कोई पूछ ही नहीं रहा कि यहां धान कहां से आ गया, ये चल क्या रहा है। जब मैंने कहा ना कि आपके पास एक दृष्टि होती है तो चीज़ों को देखने का अपना एक तरीका आपके पास होता है। आचार्य जी ने कहा कि जब कोई व्यवस्था अपने फ़ायदे के लिए गलत फैसलों को नीतियों में शामिल कर लेती है तो फिर स्थितियाँ ऐसी ही बनती हैं। ग्रीन रिवॉल्यूशन का आपने जिक्र किया। जब शास्त्री जी यानी कि लिंडन जॉनसन अमेरिका के प्रेसिडेंट हुआ करते थे और हमारी फ़ौज जब पहुंच गई पाकिस्तान में 65 की लड़ाई में, तो लिंडन जॉनसन ने कहा था कि आप अपनी फ़ौज को वापस बुलाइए, नहीं तो वो लाल गेहूं जो हम आपको भेजते हैं खाने के लिए, भूखों मर रहे हैं आप लोग, हम गेहूं देना बंद कर देंगे। और उसके बाद भारत में हरित क्रांति शुरू हुई। स्वामीनाथन की अगुवाई में क्रांति हुई। तो आचार्य बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इसी इलाके को चुना गया धान की खेती के लिए। एक सिर्फ इलाका शाहाबाद का है बिहार में जिसको चुना गया था उसी दौरान ग्रीन रिवॉल्यूशन में धान की खेती के लिए। एक सही फैसला, बाकी सारे फैसले उसी गलत नीति का नतीजा थे। और आज आप देखिए तो आचार्य जी कह रहे हैं कि ये सिर्फ वहीं से चला आ रहा है। एक ब्रिटिश हुकूमत ने हमारे ऊपर अपना फैसला लादा और फिर अहंकार धीरे धीरे हमको इस तरह की स्थितियों में फंसा करके रखे हुए है जहां एक आदमी की औसतन जान 5 लोगों के बीच में जा रही है। अब उसमें क्या होता है ना, पूरी अर्थव्यवस्था, पूरी संस्कृति अब एक क्रॉप पैटर्न के इर्द गिर्द जम चुकी है। अब जाकर आप अचानक से उस किसान को बोलेंगे कि साहब आपको ये नहीं उगाना है, अब आप कुछ और उगाइए, आप दालें उगाइए। अब लोग कहते हैं मिलेट्स उगाओ, माने मोटा जो अनाज है उसकी बात होती है। अरे भाई इसमें उसका घर अभी चलेगा ही नहीं। उसने कर्जा ले रखा है, उसने अपना एक कॉस्ट स्ट्रक्चर बना रखा है, और आप उससे कह रहे हो कि ये बनाओ। ये उतनी अभी कमर्शलाइज्ड है ही नहीं क्रॉप। आप या तो वो पूरी व्यवस्थाएं धीरे धीरे पैदा करिए और धीरे धीरे उसको हटाना शुरू करिए। वो व्यवस्था पैदा किए बिना किसी एक व्यक्ति पर जाकर इल्ज़ाम रख देना ठीक नहीं है। जब हम देखते हैं कि ये पूरी बात एक प्रवाह में आई है जिसके केंद्र में मनुष्य का स्वार्थ, उसकी शॉर्ट साइटेडनेस और उसका आलस बैठा हुआ है। जो अभी हो रहा है दिख तो हमें रहा था 30-40 साल से कि हो तो रही है ये। मैं जब यूपीएससी की तैयारी कर रहा था उस समय भी लंबे चैप्टर्स थे कि पंजाब और हरियाणा में ये क्या हो रहा है मिट्टी में। और हमें उस वक्त पर चूँकि फिस्कल डेफिसिट बहुत बढ़ी हुई थी, तो फिस्कल डेफिसिट में ये इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी और फर्टिलाइज़र सब्सिडी, इनका कितना बड़ा रोल है ये आज से 25 साल पहले हम पढ़ रहे थे। ये हमें पता था, तब भी पता था। हमें ये भी पता था कि पूरी हमने मिट्टी ख़राब कर दी है, सब हम जान रहे थे। हम बदल ही नहीं रहे। क्यों? क्योंकि हमें हमारे शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स की बहुत चिंता है।
पॉलिटिकल उसके लिए जो विल चाहिए वो उपलब्ध नहीं है। और पॉलिटिकल विल का मतलब ये नहीं होता कि तानाशाह की तरह जा करके वहाँ बोलो कि मैं सब बदल दूंगा, ये कर दूंगा, कल से कोई सब्सिडी नहीं मिलेगी, कल से कोई बोरवेल नहीं चलेगा। ये नहीं होता। एक तरीका होता है शनय शनय ग्रेजुअली किसी चीज़ को फेज आउट करने का, इस तरीके से कि किसान को भी आर्थिक सामाजिक तकलीफ ना हो। वैसा कुछ किया ही नहीं गया कि कौन इतना कष्ट उठाए। जैसा चल रहा है चलने दो। अब वो नतीजा ये हो गया है कि अब हम यहाँ बैठे हुए हैं गैस चेम्बर में, जैसा चल रहा है चलने दो भुगतते हुए। ये जो आप कह रहे हैं कि ये शॉर्ट टर्म बेनिफिट या पॉलिटिकल मायोपिया है, ये दुनिया भर में दिखने को मिल रहा है। अब चूंकि इस समय दुनिया में उथल पुथल कहीं ज़्यादा है, अमेरिका वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठा लेता है, वहाँ अपने आप को बिठा लेता है। अमेरिका ईरान में अपनी हुकूमत बिठाना चाहता है। ईरान में हालात आज की तारीख में बहुत ही ख़राब हैं। रूस ने यूक्रेन के इलाके पर कब्जा करके रखा हुआ है, कहता शांति चाहिए तो ज़मीन छोड़ दो। चीन ताइवान पर नज़र रखे हुए, और कई दूसरे देशों के बीच में भी जंग की स्थिति है या जंग चल रही है। अब इसमें हर आदमी अपना विस्तार देख रहा है। विस्तार है, नियंत्रण है, दोहन है, शोषण है। तो सत्ता स्टेट जिसको हम कहते हैं, वो इंडिविजुअल की बेहतरी के लिए है, या फिर विस्तार ऐसा है कि कहीं ना कहीं किसी दूसरे आदमी का जाकर दोहन शोषण करो, उसकी स्थितियों को बिगाड़ दो। एक वाक्य में कहूँ राणा जी, विक्षिप्त है, पागल है। मुझे तो ये थोड़ा सा विचित्र लग रहा है कि हम पागलों की करतूतों की चर्चा इतनी गंभीरता से कर रहे हैं। वास्तव में इनकी हरकतों को सही जवाब यही है कि इन पर हंसा जाए। जितना हम महत्व और सम्मान देते हैं ना, इनकी करतूतों के साथ बड़े बड़े शब्द जोड़ करके, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, जियोपॉलिटिक्स, हिस्टोरिकल अलाइनमेंट्स, ये जितनी हम महत्वपूर्ण और गुरुता भरे शब्द इन सब हरकतों के साथ जोड़ते हैं, उतना ये बात और छुप जाती है कि ये सारी बातें साइकोलॉजिकल इलनेस से निकल रही हैं। आप चाहे उसको पॉलिटिक्स बोलिए या पॉल्यूशन बोलिए, वो साइकोसिस है बस। ये पागल है और कुछ नहीं है। और आमतौर पर जैसे लोग होते हैं ना जहां के, उनका जो पागलपन का स्तर होता है, वो अपना प्रतिनिधि ऐसा चुनते हैं जिसके पागलपन का स्तर उनसे थोड़ा ऊपर का ही हो। अमेरिका के जो मुखिया हैं, उनको देख के आपको और कोई विचार आता हो तो आप बता दीजिए। भाई, हमारे भी बड़े बुजुर्ग होते थे 80 साल के। परिपक्वता, मैच्योरिटी कोई चीज होती है कि नहीं होती है? इस व्यक्ति को देखकर कहीं से लगता है कि ये बुजुर्ग है, कि इसे जिंदगी ने जरा भी बड़ा करा है, मैच्योर करा है? लगता है क्या? जैसे छोटा बच्चा हो और इधर पटक रहा हो उधर पटक रहा हो, इसको अपशब्द बोल रहा है, उसको गरिया रहा है, उसके घर में घुस जाऊंगा, वहां पे राष्ट्रपति को बोल रहा है सेव योर एस। ये किसी मैच्योर व्यक्ति के तो लक्षण नहीं है। मतलब राष्ट्रपति ना हो तो भी कोई साधारण व्यक्ति हो, थोड़ी परिपक्वता वाला, ये उसके भी लक्षण नहीं लगते। यही हाल आप दुनिया भर में जितने भी शासनाध्यक्ष हैं, कुछ अपवादों को छोड़ करके उनको आप देख लीजिए। वो आपने यूक्रेन का नाम लिया, पुतिन हम जानते हैं खुद तानाशाह है। वहां पर चुनाव होता है तो 90-95% तो वोट पाते हैं। अब वो वहां पर घुसे हुए हैं। कहाँ 2021 में हुई थी मेरे ख्याल से लड़ाई शुरू, 22 से कितने साल हो गए? 4 साल हो गए। 4 साल से वो वहां कर क्या रहे हैं? क्या चाहते हो? क्या है? क्या बस यूं ही। पर बाहरी दुश्मन खड़ा करना जरूरी होता है ताकि भीतरी विक्षिप्तता पर अपना ही ध्यान न जाए और अपनी जनता का भी ध्यान न जाए। देखिए, विश्व आज बहुत समृद्ध है तुलनात्मक रूप से
इतिहास की अगर हम धारा देखें, टाइमलाइन देखें, तो इतना हमारे पास कभी पैसा, संपन्नता ये नहीं थे जितने आज हैं। तकनीक हमारे पास आज जितनी उतनी कभी नहीं थी। ठीक है, आज का जो गरीब भी है ना, वो भूख से तो नहीं मर रहा है। ये तो अब यदा कदा कहीं से कोई खबर आ जाती होगी तो आ जाती होगी, वरना अब ऐसा नहीं है। मेडिकल साइंस भी बहुत आगे निकल गई है। अभी हो गया था कोविड, वो ठीक है, वो नई चीज़ थी, इंसान उसके बारे में जानता नहीं था। नहीं तो जितनी भी पुरानी बीमारियां थी उनको तो हमने दवाई दिया है कि तुम अब बैठो। कैंसर तक का इलाज हो जाता है अब। HIV वाले भी जी जाते हैं खूब मस्त, भले ही उसका भी उपचार नहीं है, पर वो भी काफ़ी जी जाते हैं। लेकिन इंसान है तो भीतर से उद्विग्न नहीं ना, हमारी बेचैनी तो कहीं से कम हुई नहीं ना। ये जो कुछ चल रहा है, मैं उसके साइकोलॉजिकल बेसिस में जा रहा हूं। बाहर आप जितना पा सकते थे आपने लगभग पाया, भीतर लेकिन आप अभी भी परेशान हो, बेचैन हो, तो किसको दोष दोगे? और अहंकार स्वयं को कभी दोष देगा नहीं। वो उसके लिए बड़े खतरे की बात है, क्योंकि अपने दोष गिनने लगेगा तो वहां दोष ही दोष मिलेंगे, इतने दोष मिलेंगे कि दोष हटाएगा तो उसे स्वयं को ही हटना पड़ेगा, तो वो अपनी ओर नहीं देखेगा। इसलिए आज हर व्यक्ति के लिए और हर राष्ट्र के लिए जरूरी हो गया है कि वो बाहर एक दुश्मन खड़ा करे। मैं जिन भी चीजों की आमतौर पर कामना करी जा सकती है वो पा चुका हूं। मेरे पास पैसा भी है, मेरे पास सुख सुविधा है, खाने पीने का कोई अभाव नहीं है, बीमारी का, जंगल का, शेर चीते का, मलेरिया का कोई खतरा वतरा कुछ नहीं। सोशल सिक्योरिटी भी मिली हुई है। ये भी नहीं है कि बेरोजगार हो गया तो सड़ जाऊंगा, मरूंगा, कुछ भी नहीं, ये सब ठीक चल रहा है। दुनिया भर में जो संविधान है उन्होंने कई तरह की आज़ादियां दे रखी हैं। मैं जैसे चाहूँ वैसे जी भी सकता हूँ, जो करना है करो, नहीं करना मत करो, पड़े रहो। तो जो कुछ भी बाहरी तौर पर एक व्यक्ति मांग सकता था उसे लगभग मिला हुआ है। बाकी कामना कोई अंत नहीं है, पर फिर भी काफी कुछ मिला हुआ है। उसके बाद भी भीतर क्या है? नींद नहीं आ रही है, मानसिक रोग बढ़ते जा रहे हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी ऑल टाइम हाई पर बैठे हुए हैं। जितने भी तरीके की भीतरी इलनेसेस हो सकती हैं वो अभी बिल्कुल पीक पर है। तो मैं किसको दोष दूं? खुद को तो दे नहीं सकता, इतनी ईमानदारी मुझ में है नहीं कि खुद को दोष दूं। तो मैं क्या करूंगा? मैं कहूंगा वो एक वर्ग है, वो एक व्यक्ति है, वो एक कौम है, वो एक समुदाय है, या वो जो पड़ोसी राष्ट्र है, वो जिम्मेदार है मेरी दुर्दशा के लिए। इसलिए आज आप पा रहे हो कि दुनिया भर में युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। इसीलिए दुनिया पिछले 70-80 साल में उतनी असुरक्षित कभी नहीं थी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से जितनी आज है। इसीलिए आप पा रहे हो कि दुनिया भर में वो सरकारें बढ़ती जा रही हैं जो युद्धोन्माद फैला करके सत्ता में आती हैं, जो एक हवा खड़ा करके कि वो पराया है, वो दुश्मन है, उसको गिरा देंगे, उसको मार देंगे, ये करके अपना सत्ता में आती हैं, बढ़ती जा रही हैं। उसका जो मूल कारण है वो ऐतिहासिक है। अहंकार अब उस हालत में पहुंच गया है जहां उसकी विक्षिप्तता को छुपने के लिए एक नया बहाना चाहिए, और वो उसने नया बहाना क्या खोजा है कि यहां दुश्मन, वहां दुश्मन, अब इससे युद्ध करो, अब इसको गिरा दो, ये कर दो। दुनिया का सबसे संपन्न राष्ट्र है अमेरिका, इनको अभी और चाहिए। और दुनिया का सबसे सामरिक रूप से समर्थ राष्ट्र है अमेरिका, ये डरे बैठे हैं। रूस इनका क्या बिगाड़ लेगा? अमेरिका और रूस की इकोनॉमी में कोई तुलना है? नहीं है। सामरिक दृष्टि से भी अमेरिका रूस पर बहुत भारी है। चीन अमेरिका लेकर के बैठा हुआ है 8,000 न्यूक्लियर वॉरहेड्स, चीन के पास 400 होंगे। अमेरिका की मिसाइलों का, डिफेंस सिस्टम्स का कोई जवाब नहीं है चीन के पास। और ये आकर के कह रहे हैं कि अगर हमें ग्रीनलैंड नहीं मिला तो हम वो डोम कैसे बनाएंगे, मिसाइल डिफेंस सिस्टम कैसे बनाएंगे, रूस और चीन हमें मार देंगे। तुम इतने छोटे से कमजोर देश हो कि तुम्हें कोई मार देगा? आप देखिए, विक्षिप्तता समझिए। हम पागल हो चुके हैं। हम पागल थे, पर पहले हमारे पागलपन को कहीं कहीं इधर जाकर के ठौर पनाह मिल जाती थी। अब उसे कहीं कोई बहाना नहीं मिल रहा, तो अब वो पागलपन पूरी दुनिया को खाने को तत्पर है।
जो सबसे समृद्ध देश है वो कह रहा है मुझे वेनेजुएला से अभी और तेल चाहिए, मुझे अभी ग्रीनलैंड से जो रेयर अर्थ्स होती हैं, ठीक है, वो चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादातर चीन के पास हैं, चीन से ही अमेरिका को एक्सपोर्ट होते थे, चीन एक्सपोर्ट रोक दे तो अमेरिका को समस्या आ सकती है, तात्कालिक समस्या, वरना उसका भी कुछ जो राउंड अबाउट निकल ही आता है। तो उसको वो जा करके वहाँ, माने जो सबसे ज़्यादा पैसे वाला है, जिसके पास पहले ही सब कुछ है, वो और लूटने पर उतारू है। तेल भी दुनिया में अमेरिका के पास बहुत है। दुनिया के जो सबसे एनर्जी रिच नेशंस हैं उसमें अमेरिका उनमें अमेरिका आता है। तो उसको वेनेजुएला की कोई ज़रूरत नहीं है, सचमुच उसको ग्रीनलैंड की कोई ज़रूरत नहीं है, उसको जा करके ट्रेड डील्स के नाम पर भी दुनिया भर की कलाई मरोड़ने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, पर वो ये सब कर रहा है। और अमेरिका कोई चैतन्य इकाई नहीं है। अमेरिका माने अमेरिका का आम आदमी, अमेरिका का राष्ट्रपति भी बस प्रतिनिधि है आम आदमी का। जो आम अमेरिकन है वो ये सब कुछ कर रहा है। आपको मालूम है अमेरिका के इन्फ्लुएंसर्स, यही सब जो रील्स और टिकटॉक वाले, ये सब ये जा करके ग्रीनलैंड में, क्योंकि वहाँ की कुल आबादी 60-70 हज़ार की है, तो थोड़े से लोग हैं, तो ये वहाँ पर जा करके लोगों को $100 के पत्ते बांटते नजर आए कि ये घूस ले लो, अमेरिका में आ जाओ, और उसकी रील बना रहे थे। आम अमरीकी पगलाया हुआ है। और जब मैं कह रहा हूँ आम अमरीकी, तो इसका मतलब ये नहीं कि बाकी लोग बेहतर हैं, ये पूरी दुनिया विक्षिप्त हो चुकी है। ये क्राइसिस साइकोलॉजिकल है, और नीचे जाएंगे तो कहूँगा आध्यात्मिक है, स्पिरिचुअल है। वही स्पिरिचुअल क्राइसिस है जो एनसीआर का पॉल्यूशन बनकर सामने आती है, और वही स्पिरिचुअल क्राइसिस है जो ग्लोबल स्टेज पर, ग्लोबल थिएटर पर इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट बनकर सामने आती है। आचार्य जी ने बहुत अच्छी बात कही कि दुनिया में जो सबल है, संपन्न है, वो डर का एक सिद्धांत गढ़ता है, और उस डर के बिना पर अपने अरमानों को या जो कुछ भी उसके लिए यूं नाजायज़ हो सकता है उसको जायज़ साबित करने के लिए वो बढ़ता है। ईरान है, गलत है तो अमेरिका बढ़ेगा। रूस की तरफ से हमला हो सकता है, ग्रीनलैंड ज़रूरी है अमेरिका की खातिर, इसलिए अमेरिका बढ़ेगा। तो इस तरह की जब दलीलें आप सच के तौर पर दुनिया के सामने रखेंगे तो आप अपने फैसलों को बाकी लोगों के पास जाके कह सकते हैं कि कारण मेरा बड़ा वाजिब था, हम गलत तो हैं नहीं। और ये सब गलत करने वाले जो लोग होते हैं वो सबल और संपन्न किस्म के लोग होते हैं। मोटे तौर पर आप यही कह रहे हैं। ये दुनिया तरक्की के रास्ते, जब आपने कहा कि इतना पैसा तो कभी दुनिया के पास नहीं था, इतनी संपन्नता तो कभी नहीं थी, दुनिया आपस में मिल बैठ करके बात भी करती है। अभी दावोस में इंटरनेशनल समिट होता है, इस बार भी हुआ, सब ने मिलजुल करके ट्रेड डील्स किए और हम आपके बीच में ट्रेड बढ़ाएंगे, कोऑपरेशन बढ़ेगा, ऐसा है वैसा है। जब तरक्की इतनी रफ्तार में है और सबको सब कुछ अब मिलने लगा है, तो उसकी एक दूसरी तस्वीर उभरती है। रूस में बहुत ऊंची ऊंची इमारतों के सिरे तक बर्फ अटी पड़ी रही, बच्चे वहाँ स्केटिंग कर रहे हैं, और हिंदुस्तान के हिमालय की चोटियां जो हैं वो नंगी खड़ी हैं। तो यह भी तो विकास के जरिए ही पैदा हुआ होगा। देखिए, आपने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया राणा जी। देखिए, जो क्लाइमेट क्राइसिस है ना, हम उसकी विभीषिका को साफ देखने से बच जाते हैं। वो जो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड का आंकड़ा है उसके कारण, क्योंकि एक औसत आंकड़ा है, औसत आंकड़ा है। 1.5 डिग्री जो है वो बहुत प्रचलित है आम जनमानस में। 2030 तक 1.5 डिग्री के नीचे रखना है, ये पेरिस एग्रीमेंट ने बोला था। फिर 1.5 डिग्री के लगभग विश्व का औसत तापमान बढ़ चुका है, ये हम आज जानते हैं कि जितना विश्व ग्लोबल जो एवरेज टेम्परेचर राइज है वो लगभग 1.5 डिग्री अब होने जा रही है। तो 1.5 डिग्री में ज़्यादा लगता नहीं है। और ये जो 1.5 डिग्री है ना, ये बड़ा मिसलीडिंग है। क्यों मिसलीडिंग है? क्योंकि ये एक एवरेज है। आर्कटिक वाला जो क्षेत्र है, वहाँ जो टेम्परेचर राइज है और जो टेम्परेचर वेरिएशन है वो शेष दुनिया की अपेक्षा 3 गुना है। अच्छा।
1.5 डिग्री तो वैसे एक एवरेज है, हम्म। समझ रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कहीं पर 9 डिग्री ज्यादा हो औसत से, और कहीं पर 5 डिग्री 60 डिग्री कम हो औसत से, लेकिन वो कुल मिलाकर के ऐसा लगेगा कि औसत से 2 ही 3 डिग्री इधर उधर है। तो हम कहेंगे 2-3 डिग्री तो कुछ भी नहीं होता, जैसे एसी में 24 डिग्री 26 डिग्री होता है तो कोई बहुत फर्क थोड़ी महसूस होता है। तो वैसे ही अगर ग्लोबल वार्मिंग है, उसमें थोड़ा बढ़ गया 2 डिग्री तो क्या फर्क पड़ता है। 2 डिग्री नहीं है, वो 10 डिग्री हो सकता है। हम्म। 10 डिग्री और 10 डिग्री ऊपर भी हो सकता है, 10 डिग्री नीचे भी हो सकता है। बात औसत के ऐसे बढ़ने की नहीं है, जो उसका मीन के अराउंड फ्लक्चुएशन है वो जबरदस्त तरीके से एम्पलीफाई होने वाला है। हम्म। तो ये भी हो सकता है, उदाहरण के लिए हम दिल्ली की अगर बात करें, कि जाड़े और ठंडे हो जाएं और फिर यकायक गर्मी आ जाए, और गर्मी औसतन जो रहता है तापमान उससे बहुत ज्यादा गर्म हो, ये भी हो सकता है। तो जो रेंज ऑफ वेरिएशन है वो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो मान लीजिए जैसे कि दिल्ली है, अब यहाँ पर जो नॉर्मल रेंज है वो होनी चाहिए 42 डिग्री से लेकर के 5 डिग्री के बीच में, 42 से 5। वो 42 से 5 होने की जगह हो जाएगी 55 से 2 डिग्री। अच्छा, यहाँ भी नीचे जाएगी? इधर भी नीचे जाएगा, उधर ऊपर जाएगा, नीचे कम जाएगा ऊपर ज्यादा जाएगा, और आर्कटिक में उल्टा हो जाएगा, वहां नीचे और ज्यादा जाएगा। तो इसलिए आप देख रहे हैं कि हिमालय की पहाड़ियां नंगी हो गई हैं, और जब आप उत्तरी ध्रुव की ओर जा रहे हैं तो वहां और ज्यादा बर्फ पड़ रही है। ये ऐसा नहीं है कि पूरी पृथ्वी पर हर जगह पर एक समान औसतन 1.5-2 डिग्री तापमान बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है। जब आप ऐसा सोचते हैं तो आप क्लाइमेट कैटास्ट्रोफी की विभीषिका को बहुत कम करके आंकते हैं। इसमें जो वेरिएशन आएगा वो 10-10 डिग्री 15-15 डिग्री तक का भी आ सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि जहां -40 होता था वो -55 होने लग जाए, और जहां 45 डिग्री तापमान पहुंचता था गर्मी में वहां 55 डिग्री पहुंचने लग जाए। लेकिन जो जगह ठंडी थी वो और ठंडी हो रही है, जो जगह गर्म थी और गर्म हो रही है। तो औसत लगभग उतना ही रह गया जितना रहता था, औसत बस 1.5 डिग्री बढ़ा 2 डिग्री बढ़ा। तो हमें ये बहाना मिल गया कहने का कि औसत में बहुत अंतर नहीं आया है, हम औसत में थोड़ी जीते हैं, हम तो जो तापमान होता है जहाँ का वहाँ जीते हैं ना। और उस तापमान में इतना ज़बरदस्त अंतर आता जा रहा है कि हमारे लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। जहाँ हम हैं वहाँ बारिश नहीं होगी, बारिश नहीं होगी या बारिश ज़्यादा होगी, अतिवृष्टि होगी, फसलें सारी खराब हो जाएंगी। लोग खाएंगे क्या? लोग खाएंगे नहीं तो जनसंख्या का मास डिस्प्लेसमेंट होगा। ये जो पूरी क्लाइमेट कैटास्ट्रॉफी है, इसकी सबसे बड़ी मार पड़ने वाली है भारतीय उपमहाद्वीप पर। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये जगहें हैं जिन पर सबसे ज़्यादा असर होने वाला है। और भारत ही मुझे वो देश भी दिख रहा है जहाँ पर इस विभीषिका को लेकर सबसे कम जागरूकता और संवेदनशीलता है। तो ये चीज़ भी हमको ऐसा लगता है कि जैसे एक एक प्राकृतिक घटना ही तो है कि देखो कहीं पर बर्फ़ नहीं पड़ी, वाह बस बर्फ़ नहीं पड़ी। बल्कि देखो एक नई तरीके की तस्वीर आ रही है। हम जब भी तस्वीर लेते थे तो वहाँ बर्फ़ होती थी, अब हम तस्वीर ले रहे हैं तो वहाँ पर नंगी चोटियाँ हैं। अलग तरीके की तस्वीर है, कोई जाके वहाँ पे रील्स बना देगा। हम ये नहीं समझ रहे हैं कि ये बात सूचक किस चीज़ की है। अभी अभी बयान आया है गीता गोपीनाथ जी का कि हम बैठ करके अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की बड़ी बड़ी चर्चा करते रहते हैं। हम कहते रहते हैं दुश्मन बाहर है, टैरिफ लग गई, ये हो गया, व्यापार पे संकट आ गया, या हमारी सीमाओं पर संकट आ गया। उन्होंने कहा भारत की अर्थव्यवस्था को ज़्यादा नुकसान प्रदूषण से हो रहा है। टैरिफ वगैरह क्या कर लेंगे, ज़्यादा नुकसान तो प्रदूषण से हो रहा है। लेकिन ये बात हमें नहीं दिखाई देती है, क्योंकि अहंकार अपना दुश्मन हमेशा कहाँ देखना चाहता है? दूर कहीं, वहां मेरा दुश्मन बैठा है। वो कभी ये नहीं मानना चाहता कि मेरा दुश्मन यहां बैठा है। आपसे बात करते समय एक पूरा साइकिल सा दिखने लगा है। जैसे आपने कहा कि क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, हिंदुस्तान में वो 52 से -2 तक जाएगा। तो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में टेम्परेचर का वेरिएशन अलग अलग होगा, लेकिन होगा इतना ही, ऐसा ही होगा।
दूसरी बात यह है कि भारत जैसे देश में आप कह रहे हैं कि सबसे अधिक असर होगा, जबकि भारत जैसे देश और बाकी देशों का भी ये दावा है कि वो लगातार तरक्की के रास्ते पर हैं। अब आप कहते हैं कि यह जो नुकसान है हिंदुस्तान का, उसमें पोल्यूशन का रोल बहुत अधिक है। पॉल्यूशन है तो ये तरक्की के जितने भी साधन संसाधन इंतज़ाम हैं उनका भी उससे कोई लेना देना है। और हम अपने ग्रोथ को, अपनी गति को नापते हैं जीडीपी से। एक पैमाना दुनिया ने तय किया है कि जीडीपी ग्रोथ रेट ठीक है तो हम बहुत अच्छा हैं। और एक दूसरा रास्ता होता है कि आप देखिए कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है, एसडीआई क्या है, और ये दोनों एक दूसरे के विपरीत खड़ा नजर आते हैं। यह जो जीडीपी के जरिए किसी भी देश की तरक्की, आर्थिक वृद्धि को मापने का रास्ता है या पैमाना है, ये आम इंसान के लिए कितना सही है, इसमें नैतिकता कितनी शामिल है, पर्यावरण को लेकर के संकट कितना शामिल है, और इसके अलावा एक आम आदमी की बेहतरी या उसके वेलफेयर की जो जिम्मेदारी स्टेट की होती है वो कितना शामिल है। देखिए, दोनों तरीके से इसका जवाब दिया जा सकता है। एक तो ये कह के कि जीडीपी अपने आप में सिर्फ एक अधूरा मानक या सूचकांक ही नहीं है, वो भ्रामक भी है। मात्र अधूरा नहीं है, मिसलीडिंग है, भ्रामक भी है। एक तो तरीका ये हो सकता है, हम उसकी चर्चा कर सकते हैं। वहाँ पर फिर एचडीआई की हमें बात करनी पड़ेगी, मानव विकास सूचकांक की, कि नहीं जीडीपी पे उतना ध्यान नहीं दो, एचडीआई पे दो। और जो एचडीआई होता है उसका भी एक छोटा सा हिस्सा होता है जीडीपी, ठीक है, तो हम उस तरीके से बात कर सकते हैं। और रोचक तरीका ये है कि आप ये देखिए कि जीडीपी पर भी वो लोग जिनको जीडीपी फिक्सेशन है, जो हर समय यही जीडीपी जीडीपी कितना सकल घरेलू उत्पाद कितना बढ़ गया, 6% बढ़ गया, 7%, जो ये सब बातें करते रहते हैं, क्या उनको ये पता है कि जीडीपी पर भी क्लाइमेट क्राइसिस का कितना अंतर पड़ता है? क्या उनको ये पता है? हम जो बिल्कुल सही, श्रेष्ठ, नैतिक और तथ्यात्मक रास्ता है वो तो ये होगा कि हम कहें कि बताओ, इंसान की वेलफेयर के लिए होता है कोई भी इंडेक्स, ठीक है, तो क्या जो ह्यूमन वेलफेयर है वो सचमुच जीडीपी से प्रोपोर्शनल है? एक तो ये सवाल कर सकते हैं, और ये सवाल बहुत बार किया जा चुका है, इसका उत्तर भी आ चुका है। ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट का जो पूरा डिबेट रहता है उस पर उत्तर आ चुका है कि डेवलपमेंट इज़ अ मच बिगर थिंग देन जस्ट न्यूमेरिकल ग्रोथ, वो हमें पता है। लेकिन फिर भी बहुत लोग हैं जो जीडीपी से ऑब्सेस्ड रहते हैं। उनकी आसक्ति इसी से है कि बताओ और कितना ज़्यादा पैदा हो रहा है। जैसे घर में होता है ना कि अपनी इनकम कितनी बढ़ी, तो जीडीपी नेशनल इनकम ही तो है, तो नेशनल इनकम कितनी बढ़ी, नेशनल इनकम कितनी बढ़ी। तो मैं उनसे सवाल करना चाहता हूं कि क्या उनको पता है कि नेशनल इनकम पर भी क्लाइमेट चेंज कितने बिलियन डॉलर का असर डाल रहा है? क्या उनको ये पता है? प्रतिवर्ष हम 4 ट्रिलियन की अपने आप को अर्थव्यवस्था बोलते हैं, उस 4 ट्रिलियन में कितने बिलियन डॉलर हमने होम कर दिए प्रदूषण को और क्लाइमेट को? क्या ये बात पब्लिक डोमेन में आ रही है? मीडिया दिखा रहा है? ये कैसे है? हर तरीके से है ना। फसलें सबसे पहले तो, जो क्रॉप पैटर्न्स हैं वो डिसरप्ट हो रहे हैं। भाई, एक फसल है वो एक तापमान मांगती है, वो एक मौसम में एक मात्रा की बारिश मांगती है, कई बार वो खड़ा पानी मांगती है, कई बार वो मांगती है कि हवाएं बहुत ज़ोर से ना बहें, नहीं तो वो फल हैं वो नीचे गिर सकते हैं। क्लाइमेट चेंज का मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रेडिएशन को सोख रहा है, और जो वातावरण है उसकी ऊर्जा बढ़ गई है। ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है ये एक्सेस एनर्जी से लोडेड है। वो एक्सेस एनर्जी हर रूप में दिखाई देती है। सबसे प्रकट रूप तो उसका तापमान ही है जी। किसी सिस्टम में एक्सेस एनर्जी होगी तो आप कहोगे टेम्परेचर राइज है, वो एक तरीका है उसके दिखने का। दूसरा क्या तरीका है? अतिवृष्टि। इतनी एनर्जी है, उसे टेम्परेचर राइज होगा, टेम्परेचर राइज होगा तो ज़्यादा वहाँ पर जो साइकिल है आपका, कन्वेक्शनल साइकिल है, वो बढ़ेगा, बारिश बढ़ सकती है। तीसरा क्या तरीका है जब एनर्जी ज़्यादा होगी? अंधड़, तूफान, साइक्लोन्स, टाइफून्स।
अब कैसे फसलें पैदा हो जाएंगी? तो सबसे पहले तो एग्रीकल्चर की खाट खड़ी होती है। आप अगर सर्च करेंगे कि इंडियन एग्रीकल्चर को आज से 10 साल बाद नहीं, बीते साल ही सन 2025 में ही क्लाइमेट चेंज की वजह से कितना नुकसान हुआ, तो जो आंकड़ा आएगा आप देखकर हैरत में पड़ जाएंगे। और फिर जब आप खोजेंगे कि जो ग्लोबल एग्रीकल्चर है उसको कितने का नुकसान हुआ है, तो आप और हैरत में पड़ जाएंगे। और हम इस बात को छुपाए बैठे हैं। और अब मैं आपको एक इशारा देता हूं, जो ग्लोबल लॉस है क्लाइमेट चेंज की वजह से, वो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर में या तो पहुंच चुका है या शीघ्र ही पहुंचने वाला है। अभी मैं इस पर तो आ भी नहीं रहा कि जीडीपी बनाम एचडीआई। मैं कह रहा हूं एचडीआई को छोड़ो, तुम्हें एचडीआई नहीं समझ में आता। एचडीआई कहता है कि बताओ लोग पढ़े लिखे कितने हैं, बताओ लोग संतुष्ट कितने हैं, बताओ लोगों की औसत आयु कितनी है, इलाज की व्यवस्था क्या है, इलाज की व्यवस्था क्या है, बताओ महिलाओं को समान अधिकार दे रखे हैं कि नहीं दे रखे हैं। ये सब बातें आती हैं एचडीआई में। या कि जेंडर एम्पावरमेंट मेजर जीईएम, उसमें ये सब, वो हटाओ, तुम्हें वो नहीं देखना। तो क्योंकि आपको लगता है कि ये सब तो सॉफ्ट बातें, हमें सॉफ्ट मतलब नहीं, वी वांट हार्ड पावर, एंड हार्ड पावर इज देयर इन मनी, है ना। तो आपका जो हार्ड पावर है क्लाइमेट क्राइसिस, उसको भी खाई जा रही है। ग्लोबल मेडिकल एक्सपेंसेस कितने बढ़ गए हैं क्लाइमेट क्राइसिस की वजह से, ये हम देखना भी नहीं चाहते हैं। भारत में ही पिछले साल 365 दिनों में से मेरे ख्याल से 10, 20 या 30 दिनों को छोड़ करके प्रतिदिन किसी जगह पर एक्सट्रीम वेदर इवेंट हुआ है, प्रतिदिन। उससे अर्थव्यवस्था पर क्या हो रहा होगा आप अनुमान लगा लीजिए। कभी केरल में हो रहा है, कभी उत्तराखंड में हो रहा है, कभी बंगाल में हो रहा है, उड़ीसा में हो रहा है, राजस्थान में हो रहा है। हमको ऐसा लगता है तो प्राकृतिक आपदा है, उसमें प्राकृतिक कुछ नहीं है, वो क्लाइमेट क्राइसिस है। मैं आपको एक इशारा दिए देता हूं, आप कोई भी प्राकृतिक आपदा पढ़िए, चाहे सूखा, चाहे बाढ़, चाहे भूस्खलन या तूफान, आप कोई प्राकृतिक, चाहे जंगल में आग लग गई है, कि चाहे जंगल में पानी इतना भर गया कि जंगली जो जानवर थे वो सब बह गए, मर गए, आप किसी भी तरह की, किसी भी कोण से कोई प्राकृतिक आपदा आप पढ़िए, वो 99% क्लाइमेट चेंज का ही दुष्परिणाम है, वो और कहीं से नहीं आ रही है। पर यह बात मीडिया सामने लेकर के नहीं आता है। तो हमको ऐसा लगता है कि क्लाइमेट चेंज तो कोई दूर की बात है, कोई भविष्य की बात है, किसी और के देश की बात है, आर्कटिक की बात है, सहारा की बात है। वो सहारा की नहीं बात है, वो हमारे घर की बात है। फिर से कह रहा हूं, बाकी पूरी दुनिया क्लाइमेट चेंज की उपेक्षा करे, नजरें फेर ले, फिर भी समझ में आता है, जस्टिफाई हो जाता है। गाज तो हम पर गिरनी है, भारतवासियों पर गिरनी है, और इधर ये पाकिस्तान बांग्लादेश बैठे हैं, हमारे ही पुराने हिस्से, इन पर गिरनी है। पाकिस्तान में जो बाढ़ आई थी वो प्राकृतिक बाढ़ थी। जो भी हो रहा है वो क्लाइमेट क्राइसिस की वजह से ही तो हो रहा है, और वो जीडीपी को भी काटे दे रहा है बिल्कुल। जीडीपी ग्रोथ रेट कितने परसेंटेज पॉइंट से कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, और अगले 10 साल में और कितना कॉम्प्रोमाइज होगा क्लाइमेट क्राइसिस की वजह से, वो आप खुद ही देख लीजिए। तो ह्यूमन डेवलपमेंट ऐसी मजेदार चीज है कि अगर वो नहीं होगा ना तो जीडीपी भी नहीं बचेगा। ये जीडीपी वर्सेस एचडीआई की डिबेट नहीं है। जीडीपी इज अ फंक्शन ऑफ एचडीआई। अगर इंसान वास्तव में विकसित नहीं है तो जीडीपी भी नहीं बचेगा। हमारा जो मेंटल मॉडल है वो फ्लॉड है। हम सोचते हैं कि कुछ लोग होते हैं जो प्रकृतिवादी होते हैं, वो प्रकृति के साथ हार्मोनी में, सामंजस्य से रहते हैं, है ना, और दूसरे लोग होते हैं जो गो गेटर्स होते हैं, वो प्रकृति को काट कूट के इमारतें बनाते हैं और तरक्की करते हैं। हम सोचते हैं कि जो पूरी बहस है वो इन दो मॉडल्स के बीच में है। नहीं साहब, नहीं नहीं नहीं। जो प्रकृति को काट कूट रहा है उसने अपनी जो अर्थव्यवस्था बनाई है वो भी कट कुट जाएगी, वो नहीं बचेगी। अगर होलिस्टिक ह्यूमन वेलफेयर, अगर होलिस्टिक डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में मात्र प्रकृति का विकास नहीं आता, मनुष्य भी प्रकृति है, मनुष्य का विकास भी आता है। यदि मनुष्य और प्रकृति का
समायोजन से विकास नहीं हो रहा तो जीडीपी भी नहीं टिकेगा, ये सजा मिलेगी। माया मिली न राम। आप गए थे एचडीआई की कुर्बानी दे करके क्या बनाने, जीडीपी। आपको सजा ये मिलेगी कि एचडीआई से तो हाथ धोया ही, जीडीपी भी नहीं मिलेगा। मिलेंगी क्या, बहुत भयानक मौत, तरह तरह की बीमारियां, इकोनॉमिक कोलैप्स, सोशल कोलैप्स, मास माइग्रेशन, पॉलिटिकल अपहीवल, यहां तक कि नेशनल यूनिटी और इंटीग्रिटी पर भी खतरा आ सकता है। ये अगर क्लाइमेट चेंज का असर ऐसा है कि बहुत बड़ी तबाही दुनिया की तरफ लेकर के आ रहा है। हाँ। और आप कहते हैं कि तबाही जितनी बड़ी होती है उसके चलने की आहट बहुत कम सुनाई पड़ती है, धीरे धीरे होता है, पता चलता है कि सबको वो लीलता हुआ चला गया। दुनिया को इसकी चिंता क्यों नहीं है? क्योंकि जब विकास की बात होती है, कारोबार व्यापार की बात होती है, तो ऐसा लगता है कि ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, पॉल्यूशन, ये अपने आप में सबसे बड़ा रोड़ा है, इसको हटाओ दरकिनार को, इसकी क्यों सोचना है? हाँ, तो देखिए ये भी तो एक माइंडसेट है। देखिए कारण जो है ना वो बहुत मज़ेदार है, और वो आपको वहाँ ले जाएगा जहाँ से सबको शुरुआत करनी चाहिए। वो आपको सीधे अध्यात्म में ले जाएगा। मैं कोई भी बात बोलूँ वो वहीं चली जाती है कि समस्या की जड़ तो अहंकार ही है, तो समाधान फिर अध्यात्म ही है। देखिए इंसान ने और भी समस्याएं झेली हैं पर्यावरण से संबंधित पिछले 100-50 सालों में, पर उनका मोटे तौर पे हमने सामना कर लिया। उसमें जिन समस्याओं को हमने सुलझा लिया उल्लेखनीय है ये जो ओजोन क्राइसिस हुई थी। क्यों सुलझा लिया? क्योंकि वो एक बाहरी समस्या थी जिसका हमारे जीवन के एक छोटे और बाहरी क्षेत्र से लेना देना था। साहब आपके फ्रिज में और एसी में ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स इस्तेमाल होते थे, ठीक है, और यही ऊपर जाते थे और ऊपर जो ओजोन थी उससे प्रतिक्रिया करके ओजोन को खत्म कर देते थे, ये थी। और हमें इस बात का श्रेय मिलना चाहिए कि लगभग 20 साल के अंदर अंदर वो पूरी जो समस्या थी, जो एक समय बहुत बड़ी लग रही थी, क्योंकि वो ओजोन है, वो जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है उसको रोकती है, तो हमारी खाल वाल बचाती है, और समुद्री जो जीवाश्म होते हैं उनको भी बचाती है, कई तरीके के काम करती है वो ओजोन लेयर। देखने में भी लग रहा था बड़ा खतरा है, लेकिन हमने उस खतरे को जीत लिया। इतना ही नहीं, वो जो छेद हो गया था जिसको एक समय पे कहते थे कि कई फुटबॉल मैदानों के बराबर हुआ जा रहा है, वो छेद भी अब धीरे धीरे भर गया है, और मुझे लग रहा है अगले 5-10 साल में शायद खबर थी कि वो पूरा ही भर जाएगा। क्यों जीत लिया? और कार्बन डाइऑक्साइड को क्यों नहीं जीत पाएंगे? ओजोन को कैसे जीत लिया और कार्बन डाइऑक्साइड से हार क्यों होगी? यहां अहंकार आता है, क्योंकि ओजोन में आपकी जिंदगी का एक बाहरी कमरा शामिल था। एक छोटी सी बात थी, फ्रिज और एसी चल जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड में आपकी जिंदगी का कोई बाहरी कमरा नहीं, आपकी केंद्र शामिल है। आप अपने आप को जो समझते हो वही बदलना पड़ेगा अगर कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम करना है तो। इसीलिए इंसानियत कार्बन डाइऑक्साइड से हार रही है, और मुझे आशंका है कि हारेगी, शायद बहुत देर हो चुकी है। देखिए हम जो कुछ भी कर रहे हैं ना, जो कुछ भी कर रहे हैं वो सब कार्बन एमिटिंग है, सब। और जो कुछ विशेषकर हमें बहुत अच्छा लगता है, अहंकार को हमें, माने ये जो भीतर झूठ बैठा हुआ है जिसको मैं बोलते हैं, उसको ज़्यादातर चीज़ें जो जीवन में सबसे ज़्यादा पसंद है वो वही हैं जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन एमिशन होता है। अब अगर कार्बन एमिशन रोकना है तो क्या करना पड़ेगा? जो भीतर बैठा है उसको ही बदलना पड़ेगा ना, क्योंकि उसका और कार्बन का चोली दामन का साथ है। जो भीतर ईगो बैठा है और जो कार्बन एमिशन है वो बिल्कुल साथ साथ चल रहे हैं, हैंड इन ग्लव, एकदम साथ साथ। बात समझ रहे हैं? उदाहरण के लिए आप बोलते हो मुझे खुश होना है, और खुशी आपको मिलेगी स्विट्जरलैंड में घूम घाम के। मैं खुश कैसे होऊंगा? मैं संस्कारित हूं सोचने के लिए कि मैं जब फॉरेन वेकेशन पे जाऊंगा तो मुझे खुशी मिलेगी। अब स्विट्जरलैंड जाओगे, वो हवाई जहाज पे चढ़ करके आपको अपनी वेकेशन का कार्बन फुटप्रिंट शायद पता भी ना हो, लेकिन वो जो वेकेशन है जिससे इस मैं को बड़ी खुशी मिलती है, वो वेकेशन बिना जबरदस्त CO2 एमिशन के आ ही नहीं सकती। आपको बहुत खुशी मिलेगी कि मेरा बेटा है, मैं उसकी धूमधाम से शादी करूंगा,
वो जो आप धूमधाम से शादी करोगे उसका एक ह्यूज कार्बन फुटप्रिंट होगा, पर उससे आपको खुशी मिलेगी। हमारी सारी खुशियाँ, अहंकार की सारी खुशियाँ और सारी उत्तेजनाएं, सारे एक्साइटमेंट्स, उसकी सारी सफलताएं, सारी सक्सेसेस कार्बन एमिशन से ही जुड़ी हुई हैं। तो अगर कार्बन एमिशन रोकना है तो भीतर जो बैठा हुआ है उसको पूरी तरह बदलना पड़ेगा। वो कहता है कि बधाई हो राणा जी, आपने बहुत बड़ी गाड़ी खरीदी। अब बड़ी गाड़ी का मतलब होता है माइलेज और कम होगा। बड़ी गाड़ी का मतलब होता है कि कंजप्शन बढ़ जाएगा, आप और कार्बन एमिट करने वाले हो। बात समझ में आ रही है? बधाई हो राणा जी, आपको कुछ मिल गया, चलिए पार्टी दीजिए। और पार्टी का मतलब होता है कार्बन एमिशन अब और बढ़ेगा। सफल आदमी ही वही है जिसका कार्बन फुटप्रिंट इतना बड़ा हो। आपको खुशी होती नहीं है कि आप कार्बन एमिट करना शुरू कर देते हो। अरे आपको तो दुख भी होता है तो और कार्बन अपना बढ़ा देते हो। आप मुझे कोई अपनी भावनात्मक उत्तेजना की स्थिति बता दीजिए जो कार्बन न्यूट्रल हो, जिसमें आप कार्बन एमिशन न करते हो। हमारा अहंकार कार्बन की ही खुराक पर पलता है। तो अब बताइए आप, ये जो कार्बन क्राइसिस है, क्लाइमेट क्राइसिस कार्बन क्राइसिस है, CO2 क्राइसिस है, ये कार्बन क्राइसिस आप कैसे सुलझा लोगे? ईगो इक्वल्स कार्बन। कार्बन हटाने के लिए ईगो हटाना पड़ेगा। इसलिए इंसान यहां हारेगा, क्योंकि ईगो मरना स्वीकार कर सकती है, मिटना स्वीकार नहीं करेगी। वो कहेगी भले ही सारी प्रजातियां विलुप्त हो जाएं, पूरी पृथ्वी बर्बाद हो जाए और अंततः पूरी मनुष्यता भी विलुप्त हो जाए, लेकिन मैं सर नहीं झुकाऊंगा, मैं बदलने को, मिटने को, गलने को राजी नहीं हूं। ये अहंकार है। ईगो इक्वल्स कार्बन। इसीलिए इसमें पॉलिसी मेजर्स काम नहीं आएंगे, इसीलिए इसमें टेक मेजर्स काम नहीं आएंगे, इसमें स्पिरिचुअल मेजर ही काम आ सकता है। ये ओजोन क्राइसिस की तरह नहीं है, ये बहुत ज़्यादा गहरी बात है। इसका रिश्ता इंसान के दिल से, इंसान के अहंकार से है, और उसको हम संबोधित नहीं कर रहे। हम सोच रहे हैं कुछ बाहरी उपाय करके, जोड़ तोड़ करके हम किसी तरीके से क्लाइमेट क्राइसिस को रोक लेंगे। वो नहीं होने वाला। आचार्य जी जो कह रहे हैं बहुत दिलचस्प, इसलिए मैं बार बार बातचीत करने के लिए आता हूँ। ईगो मतलब हमारा अहंकार, और अहंकार जो है वो फौरी इलाज ढूंढता है, वो हॉलिस्टिक सोल्यूशन की तरफ जाता नहीं है, और नहीं जाता है तो ये संकट सारा जो कुछ भी खड़ा है उसके कारण ही है। हम थोड़ी देर पहले जब बात कर रहे तो आपने कहा कि हर आदमी जो है वो अपने भीतर नहीं झांकने के लिए अपने ईगो की तरफ वो जाके देखे और खुद से बहुत विचलित हो जाए। इससे बेहतर है कि वो दुश्मन पैदा कर ले। दुश्मन के नाम पर वो जो कुछ भी करेगा उसके सिर पर मर देगा। और मैं इसको अगर देश के भीतर देखता हूँ तो राजसत्ता है, समाज सत्ता है, धर्म सत्ता है, सबके बीच में आप देखते हैं कि एक दुश्मन या कुछ भी एक कारण तैयार कर लो और उस कारण के नाम पर जो कुछ भी करना करते चले जाओ। अभी प्रयागराज, और संयोग ये है कि जब मैं पिछली बार आपसे बात कर रहा था उसमें प्रयागराज में आपकी किताबें जलाई गई थी, कुंभ था, और अभी माघ मेला, उसमें स्नान को लेकर के बवाल चल रहा है। शंकराचार्य अमृतेश्वरानंद वो कहते कि मैं शंकराचार्य हूँ, मेला प्रशासन कहता है कि आप तो हो ही नहीं, मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। देश का सारा संत समाज जो है वो दो धड़ों में बटा हुआ है। उसी ईगो के चलते मैं कह रहा हूँ कि वो एक आदमी को आप पॉइंट आउट करते हैं। अब वो राजनीति भी बट गई है, समाज भी बट गया है, संत समाज भी बट गया है, और अजीब सी स्थिति हो गई है, जबकि कारण एक छोटे स्नान का था। राणा जी, मैं उस व्यवस्था से पूरी तरह बाहर का हूँ। तो मतलब मेरा कोई उस पर लोकस स्टैंडाई है नहीं। मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर की हैं ये सब ऑर्गेनाइज रिलीजन की बातें हैं। ये जो है ना आयोजित धर्म, परंपरागत जो पूरी व्यवस्था चली है धार्मिक, ये उसकी बातें हैं। आपको पूरी तरह पता है मेरे लिए परंपरा का मतलब परम होता है। मैं अपने सवाल को बदलता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि धर्म जो है, जिसको आप लोक धर्म कहते हैं, शोर बहुत है उसमें। तो धर्म का जो गांभीर्य था, उसका जो महात्म्य था, वो हल्का हल्का सा होता हुआ सा महसूस होता है। ये ऐसा क्यों है? तो आप हल्का हल्का सा ही क्यों बोल रहे हो? पूरी तरह ही बोल दीजिए, तो सच्चाई है। ये सब जो हम देखते हैं धर्म के नाम पर होते हुए,
उससे धर्म की कोई हल्की या थोड़ी हानि थोड़ी ही होती है, आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। दिल टूटता है, धर्म खिलौना बन गया, मजाक बन गया। हमारे संत कबीर गाते थे ना कि माला तिलक पहनी मनमाना, लोगन राम खिलौना जाना। कि लोगों के लिए तो राम खिलौना है जिनसे अपने मन अनुसार खेलते रहते हैं। तो थोड़ा सा भी कोई बुद्धिजीवी होता है, वो अपने आप को तर्कशील, रेशनल बोलना शुरू कर देता है, और वो गौरव से बोलता है कि मैं तो नास्तिक हूँ। जी। क्यों बोलता है? क्योंकि धर्म के नाम पर बिल्कुल मजाक जैसी कोई चीज परोसी जाती है, एकदम मजाक। उसी को मैं लोक धर्म बोलता हूं कि तुमने धर्म को इतना विकृत कर दिया, इतना विकृत कर दिया कि किसी भी सोचने समझने वाले व्यक्ति के लिए तुमने बड़ा मुश्किल कर दिया है धर्म को स्वीकार करना। कहता है ये तो जो है बिल्कुल ही अशिक्षित और मूर्ख लोगों का क्षेत्र बनकर रह गया है। जी। जबकि धर्म वास्तव में मनुष्य की चेतना की उच्चतम अभिव्यक्ति भी है और उपलब्धि भी है। धर्म को वो होना चाहिए था, लेकिन धर्म के नाम पर यही पाखंड करके और बहुत अपरिपक्व सा व्यवहार करके और झूठ मूठ की लड़ाइयाँ और तर्क और गुटबाजी और ये और वो, यही सब कर कर के धर्म को खराब कर दिया है। धर्म मनुष्य की बहुत गहरी और मौलिक ज़रूरत है। अगर आप इंसान को धर्म से दूर कर दोगे तो इंसान पागल हो जाएगा। इंसान सामाजिक प्राणी या पशु नहीं है, इंसान धार्मिक प्राणी है। ये जो अहंकार है ना, जिसकी बात हम लगातार आज की चर्चा में करते आ रहे हैं, ये अहंकार शांति मांगता है। ये भीतर छटपटाता हुआ जीव है एक, जो है तो मिथ्या पर तड़पता बहुत है। सोचिए, मिथ्या होने पर भी छटपटाए जा रहा है, रो रहा है, बेचैन है, क्रंदन कर रहा है। ऐसी स्थिति में उसको ही शांति दिलाने का नाम धर्म है। आप बताओ, अब धर्म नहीं दोगे मनुष्य को तो उसका क्या होगा? और मनुष्य को न धर्म देने का एक तरीका ये है कि उसको नकली धर्म दे दो, लोक धर्म दे दो, वास्तविक धर्म से उसको दूर कर दो। तो इसलिए जो फिर मनुष्य आज का वो और ज़्यादा छटपटाता दिख रहा है। जी कहिए, मैंने बीच में टोका। मैं ये कह रहा था कि क्योंकि ये सूचना क्रांति के दौर के हम चरम पर शायद हैं, सोशल मीडिया का रोल बड़ा हो गया है। बात बढ़ानी हो, बात बनानी हो, बात छुपानी हो, इस सब के लिए सोशल मीडिया का बड़ा इस्तेमाल होता है। लेकिन हुआ ये कि जैसे जैसे मुझे देखने, समझने, जानने वाले लोग बढ़ते गए तो मैंने देखा कि अच्छा, मेरी अपनी एक पक्षधरता है। तो अब वो सच जो है, या जिस सवाल पर मुझसे कहा जाता है कि तुम बोलो, तो मैं पहले देखता हूँ कि मेरा पक्ष क्या है, मेरी प्रतिबद्धता क्या है, और फिर उसको बोलते समय मैं अपने रास्ते से वहाँ तक जाता हूँ। यानी कि सच तक तो मैं नहीं जाता हूँ, लेकिन ये सोशल मीडिया का जो असर रहा, जिसने मुझे बहुत फ़ायदा दे दिया, मुझे कुछ पहचान दे दी, पैसे दे दिए, और हम कहने के लिए तो बहुत बड़े आदमी हो गए, मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो गया, लेकिन दरअसल हम एक अजब तरह के झूठ फरेब का शिकार हैं और हम उसी रास्ते चल रहे हैं। इसने बहुत माहौल ख़राब किया है। इसमें भी ना, जो बात हम आज कर रहे थे ना, दोषी कभी भी किसी भी टेक्नोलॉजी को या बाहरी कारण को नहीं मानना चाहिए। दोषी तो हमेशा एक ही होता है, एक ही भीतर बैठा हुआ अपराधी, उसका नाम अहंकार है। सोशल मीडिया उसकी वृत्ति को एम्प्लीफाई कर रहा है। सोशल मीडिया अपने साथ ही बीमारी लेकर नहीं आया है, वो बस इस बीमारी को बढ़ावा दे रहा है। बीमारी बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी है। बीमारी है लेकिन चुनी हुई चुप्पियां, चुने हुए विरोध क्यों हैं? देखिए, ये भी पुरानी तो बीमारी है ना। ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है, और पॉलिटिक्स का मतलब वही नहीं जो राजनेता करते हैं। हर व्यक्ति अपने स्तर पर एक एक पॉलिटिशियन ही तो है। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स क्या है? मैं जहां को बिलोंग करता हूं, जिसके साथ मैंने अपना नाम पहचान जोड़ रखा है, उसके पक्ष में जो होगा उसमें मैं हाँ मिला दूंगा, और जो उसके विपरीत होगा उसको ना बोल दूंगा। कारण सीधा है, जहां से मैंने नाम जोड़ा है वहां मेरा स्वार्थ भी जुड़ा हुआ है। तो गलत दिशा में हाँ बोल करके मैं अपने स्वार्थों पर आंच कैसे आने दूं? सच से पहले मैं सुविधा देखूंगा, सत्य से पहले मैं स्वार्थ देखूंगा। तो ये तो बहुत पुरानी बीमारी है, आश्रयता।
आश्रयता। मैं किसी पहचान पर, किसी गुट पर, किसी परंपरा पर, किसी व्यक्ति पर निर्भर हूं। मान लीजिए मैं आप पर निर्भर हूं, मानसिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, किसी भी तरीके से अगर मैं आप पे निर्भर हूं, ठीक है। अब ये मुझसे आकर के कहते हैं कि राणा जी ठीक नहीं है और कुछ निंदा करना शुरू कर देते हैं, तो मैं कभी सहमत हो पाऊंगा क्या? मेरी हिम्मत नहीं सहमत होने की। मैं सहमत हो जाऊं तो मेरे सब स्वार्थ चरमरा जाएंगे। हर वो व्यक्ति जो अपनी नाम पहचान इत्यादि कहीं से जुड़े हुए है, जो अपनी आइडेंटिटी कहीं से उधार ले रहा है, उसे सच का अपराधी बनना ही पड़ेगा। उसे सत्य से बेवफाई करनी ही पड़ेगी। आप किसी गुट की सदस्यता लेकर के सच के साधक नहीं हो सकते। और यहां तो हर व्यक्ति किसी गुट की सदस्यता लिए हुए है, किसी विचारधारा की सदस्यता लिए हुए है, किसी स्वार्थ का आश्रय लिए हुए है। कहीं ना कहीं से वो कोई ना कोई बैसाखी जरूर पकड़े हुए है। जितने बैसाखियां पकड़ ली हैं वो सत्य के आकाश में थोड़ी उड़ेगा। तो चार्य जी, आप ये कह रहे हैं कि जो विचार और सत्य है वो गुट निरपेक्ष है। देखिए, यानी आप कि मैं कहूँ कि ये वामपंथी हैं, ये दक्षिणपंथी हैं, ये समाजवादी हैं, ये साम्यवादी हैं, जो भी हैं, तो जब आपने वाद से अपना कुछ संबंध जोड़ लिया है, इसका बिल्कुल। मतलब कि आपका विचार कहीं जा करके बिल्कुल ठहर गया। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, रूस से है, बहुत रोचक लगेगा आपको। तो एक बड़ी साधारण सी जेनेटिक्स के क्षेत्र में खोज हो रही थी, जिसमें ये पता चल रहा था कि साहब, जो वंशानुगत आपकी वृत्तियां होती हैं वो आपके जीवन में महत्व रखती हैं। अब साम्यवाद में ये बात लगभग एक नारे की तरह, एक स्लोगन की तरह चलती है कि सब आपस में बराबर है, सब बराबर है। और वहां पर एक खोज निकल के आ गई कि जिसमें पता चल रहा है कि नहीं, लोगों में जन्मगत भेद भी होते हैं। हालांकि उसमें ऐसा कुछ नहीं था कि जन्मगत भेद बहुत बड़े होते हैं या कोई ऐसी बिल्कुल डिसरप्टिव बात निकाल दी हो कि मनुष्य की जिंदगी उसके आनुवंशिक गुणों से ही तय हो जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं था। पर रूस में इस बात को न सिर्फ दबा के रखा गया, बल्कि पूरी कोशिश करके इसके खिलाफ पेपर्स प्रकाशित किए गए। क्यों? क्योंकि मामला वहां वामपंथी है। एक बार आपने कोई पंथ स्वीकार कर लिया, अब आप सत्य के वफादार तो नहीं हो सकते। अब आप हमेशा सत्य के टुकड़े करोगे, उसमें से जो आपको अनुकूल लगेगा, सुविधा लगेगा, उसको उठाओगे, बाकी टुकड़ों को अपने मुताबिक रंग में रंगोगे, और जब अपने अनुकूल कोई टुकड़ा नहीं मिला तो कोई झूठा मूठा टुकड़ा रचने में भी आप संकोच नहीं करोगे। जिसने कोई भी विचारधारा पकड़ ली है उससे आप सच की उम्मीद मत रखिएगा, अब वो गया। जिसने कोई भी स्वार्थ पकड़ लिया है उस पर भी यही बात लागू होती है। जिसने अपनी कोई पहचान बना ली है, जिसने उदाहरण के लिए कहना शुरू कर दिया मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं दलित हूं, मैं कोई हूं, जिसने ये कहना शुरू कर दिया, अब आप उससे सेक्टेरियन व्यू तो ले सकते हैं, हॉलिस्टिक नहीं हो सकता। हाँ, कि भाई तुम्हारे वर्ग का क्या मत है ये बता दो, तुम्हारी कौम का, तुम्हारे समुदाय का, तुम्हारे संप्रदाय का क्या मानना है, क्या विचार है, क्या कामना है, ये बता दो। ये तो वो बता सकता है, पर सत्य से उसने अपने आप को बहुत दूर कर लिया है। जैसे ही उसने कोई आइडेंटिटी बनाई है या डिपेंडेंसी बनाई है या कोई विचारधारा ली है, उसने आइडियोलॉजी बनाई है, आइडेंटिटी, आइडियोलॉजी, डिपेंडेंसी, ये सब सच के दुश्मन होते हैं। इसमें एक बात चूंकि अभी बहुत चर्चा में है और देश में उसको लेकर खलबली भी है, हालांकि इस तरह का प्रश्न बार बार उठता रहता है, क्योंकि धर्म किसी समुदाय को एक पहचान देता है, तो अलग अलग पहचान के लोगों के समूह हैं, अलग अलग धर्म मोटे तौर पर, और उनके अपने स्वार्थ और वर्चस्व की जो कामना है वो टकराती रहती है, तो उसके चलते संघर्ष चलता है।
अभी भारत में यह बात कई हलकों से संत समाज के भीतर से आई कि हिंदू समाज को एक संकट है, खतरा है, आने वाले समय में अपनी आबादी को बढ़ाते चले जाओ, नहीं तो एक दिन अल्पसंख्यक होगे तो कभी लेबनान हो सकता है, कोसोवो हो सकता है, इस तरह के हालात सूडान हो सकता है, भारत में भी पैदा हो सकते हैं। जी। हम सब लोग या तो शिक्षित हैं या कम से कम अर्ध शिक्षित तो हैं ही। ठीक है, किसी भी कारण से जनगणना नहीं हुई है, 15 साल बीत गए, लेकिन फिर भी 2011 के आंकड़े हैं। और उसके बाद से जो अलग अलग वर्ग, समुदाय, संप्रदाय हैं, उनकी अनुमानित वृद्धि दर तो हमें पता ही है, और 2011 का तो तथ्य भी हमको पता है। ये साधारण अरिथमेटिक है कि भाई एक वर्ग है जो इतने करोड़ लोग हैं और दूसरा है जो इतने करोड़ लोग हैं। एक वर्ग है जो साहब मान लीजिए 120 करोड़ है, दूसरा है जो 20 करोड़ है। जो 120 करोड़ है वो इतनी उनकी ग्रोथ रेट है, 1.9% है, उनकी कितनी, उनकी इतने प्रतिशत है। तो कितने बरस लगेंगे ये 20 करोड़ लोगों को मेजॉरिटी में हो जाने में? आपको पता चलेगा उसमें पता नहीं कितने साल लगने हैं। दूसरी बात, अगर उतने साल लगे भी, आपने जो लीनियर कैलकुलेशन कर डाली है, अगर वो विथस्टैंड भी कर गई, तो भी उतना होने के लिए फिर देश की आबादी को कितना होना पड़ेगा? पता चलेगा उतना होने के लिए देश की आबादी को होना पड़ेगा 350 करोड़ या उससे भी ज़्यादा। ऐसी स्थिति आने वाली है क्या? दूसरी बात, आप लीनियर प्रोजेक्शन कर रहे हो। भाई हिंदू की आबादी हो, मुसलमान की आबादी हो, सिख की आबादी हो, ईसाई की आबादी हो, पूरी दुनिया में की आबादी हो, किसी की भी आबादी हो, उनमें सब में एक ऐसे एक्सपोनेंशियल फ्लैटनिंग आ रही है, हैं? जो आबादी ऐसे जो 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 आबादियां ऐसे बढ़ रही थी ना, वो फ्लैट हो रही हैं और कहीं कहीं पर तो कम भी हो रही हैं। ये बात दुनिया के हर देश पर, हर कौम पर लागू होती है। भारत में भी ये बात हिंदू पर भी लागू होती है, मुसलमान पर भी लागू होती है, सिख पर भी लागू होती है। सबके कर्व का शेप बिल्कुल एक जैसा है। हाँ, किसी का कर्व आगे है और किसी का पीछे है। और जब मैं कह रहा हूँ पीछे है तो मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ जोड़ के कह रहा हूँ थोड़ा ही पीछे है, बहुत ज़्यादा नहीं पीछे है। तो जिन्होंने जिन्होंने स्टडी करा है और जिन्होंने पूरे आंकड़ों के साथ हमारे सामने चीज़ें रखी हैं, उन्होंने ये कहा है कि भारत की जो मुस्लिम आबादी है वो 10% से शुरू हुई थी स्वतंत्रता के समय, और अनुमान ये है कि अधिक से अधिक 20% के आसपास जाकर स्टेबलाइज कर जाएगी। ये अपने आप में भी एक बड़ी ग्रोथ है, मैं इसको बिल्कुल मानता हूँ कि देश के किसी एक समुदाय का 10% से 20% हो जाना, सीधे सीधे अपने अपने रिप्रेजेंटेशन को दूना कर लेना, ये एक सिग्निफिकेंट बात है, बिल्कुल है। और इसके कारण हैं, मैं ये भी मानता हूँ कि इसके परिणाम भी होते हैं, वो सब है बिल्कुल। खासकर अगर ये जो राइज़ है, अगर ये कुछ ही क्षेत्रों में, लोकेलिटीज़ में, जोग्राफीज़ में कॉन्सेंट्रेटेड हो, तो इसके फिर इलेक्टोरल परिणाम भी होते हैं, मैं वो सब भी समझता हूँ। जितने तरीके के इसके परिणाम हो सकते हैं मैं वो सब जानता हूँ, सब समझता हूँ। लेकिन उसके बाद भी ये जो हल्ला मचता है ना, ये अपने ही देश में अल्पसंख्यक हो जाओगे, ये सब हो जाओगे, अरे भाई असली समस्या ये है कि तुम्हें असली समस्या पता ही नहीं है। तुम जिस चीज़ को समस्या बना रहे हो वो काल्पनिक है, और तुम जिस कल्पना को समस्या मान रहे हो उससे कहीं कहीं बड़ी वास्तविक समस्याएं तुम्हें खाने के लिए तत्पर हैं और तुम्हें उनका पता ही नहीं। बल्कि ये कहो कि तुम वास्तविक समस्याओं का सामना नहीं करना चाहते, तो इसीलिए तुमने काल्पनिक परिदृश्य को समस्या का नाम दे दिया है और वहीं पर जा कर के बिल्कुल हा हा हू कर रहे हो और हाय तौबा कर रहे हो, त्राहिमाम कर रहे हो। आप बात को समझ रहे हैं? इसका एक दूसरा हिस्सा चार्य जी, दरअसल एक राय लोगों की यह बनती रही है, और जो सिद्धांतकार हैं और सोशल साइंटिस्ट जितने हैं,
कमोबेश इस राय के हैं कि मुस्लिम आबादी जिन इलाकों में बढ़ती है और जैसे जैसे बढ़ती जाती है तो दूसरी कौम के जो लोग होते हैं या तो पलायन कर जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं या ख़त्म हो जाते हैं। और यह एक बड़ा खतरा है। यूरोप में भी फ्रांस, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन जैसे देशों में यह चिंता सरकार के स्तर पर भी और मैं इस बहुत बात को अधिक है। मानता हूँ। देखिए, मेरा संबंध सच्चाई से है। मेरे पास कोई विचारधारा नहीं है मैं जिसकी रक्षा करूं, ठीक है। तो जो बात बोल रहे हो बिल्कुल सही है। बिल्कुल ऐसा देखने में आता है दुनिया में बहुत जगहों पर, सब जगहों पर नहीं लेकिन फिर भी बहुत जगहों पर, कि मुस्लिम आबादी जहाँ बढ़ी है वहाँ अराजकता भी बढ़ती है। और कई बार ये भी देखने पे आया है कि वहाँ से जो दूसरे समुदाय होते हैं वो पलायन भी कर जाते हैं। मैं क्यों इनकार करूँ, ऐसा हुआ है, बिल्कुल होता है। तो अब क्या करें, करना क्या है? हम्म। हार्ट बीट बढ़ा लें, डर में आ जाएं, नारेबाजी शुरू कर दें, दंगा शुरू कर दें, क्या करें? बिल्कुल एक समस्या तो है, मैं मानता हूं आपकी बात। खासकर अगर ये काम सीमावर्ती इलाके में हो रहा है तो ये नेशनल डिफेंस के लिए भी शायद एक समस्या बन सकती है, मैं मानता हूं बिल्कुल। तो करना क्या है फिर? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब दिखा करके हम अपने किसी स्वार्थ की पूर्ति करना चाहते हो? जहां समस्या वास्तविक है भी तो समाधान भी वास्तविक खोजना पड़ेगा ना। या ऐसा है कि एक समस्या दिखाई और समाधान उधर का दिखा रहे हैं जिसका उस समस्या से बहुत कम लेना देना है, मेरे स्वार्थ से ज़्यादा लेना देना है। हम्म। ये 20 करोड़ लोग, मुस्लिम आबादी भारत की, बंटवारा हो चुका है। पाकिस्तान अलग है, बांग्लादेश बाद में अलग हो गया, ठीक है। और भारत की मुस्लिम आबादी किसी एक गांव, किसी एक शहर, किसी एक प्रांत में रहती नहीं है। वो पूरे तरीके से डिस्पर्स्ड हैं, हर जगह पाए जाते हैं, कहीं कम कहीं ज़्यादा। संविधान उन्हें बराबर का सम्मान देता है, उन्हें समान नागरिकता देता है, जो सबके अधिकार हैं वो सारे अधिकार देता है। और अभी मैं इस पर तो आ ही नहीं रहा कि सर्वधर्म समभाव और वसुधैव कुटुंबकम और आध्यात्मिक प्रेम, ये सब तो मैं बात ही नहीं कर रहा। अभी मैं जो सोशियोलॉजिकल लेवल पर आप बात कर रहे हैं मैं उस तल पर बात कर रहा हूं। क्या करना है? उन्हीं के साथ रहना है। आप हिंदू बन के प्रश्न पूछ रहे हैं तो मैं हिंदू की तरह ही जवाब दे रहा हूं कि भाई हिंदू, तुझे रहना तो उनके साथ ही है। तो कम से कम ये ऑप्शन तो रूल आउट करो कि आप लगातार चिढ़ करके रह पाओगे या घृणा में रह पाओगे? नहीं रह सकते, वो घृणा हमें ही खा जाएगी। मेरे आखिरी 2 सवाल हैं। नहीं, मैं ये बात पूरी कर लूंगा पहले। तो क्या करें? प्रश्न ये है कि क्या करें? शिक्षा दो, इंसान बनाओ। हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि किस वर्ग में शिक्षा का क्या स्तर है। जहां शिक्षा नहीं होगी वहां धार्मिक कट्टरवाद होगा। वो कट्टरवाद आतंकवाद में भी बदलेगा। जहां शिक्षा नहीं होगी वहां आर्थिक विषमता होगी। जिसके पास रुपया पैसा नहीं होता, आर्थिक संसाधन नहीं होते, वो बहुत आसानी से किधर को भी बह जाता है, बल्कि बिक जाता है। नेशनल डेवलपमेंट में उसका कोई स्टेक नहीं रहता, उसको स्टेक दो। बात समझ रहे हैं? अब ये बात सुनने में अजीब लगेगी, हम कहेंगे अच्छा तो कोई बदमाशी कर रहा है, इस बदमाशी के बदले में हम उसको और हाँ प्रोत्साहन दें और प्रेरित करें और इंसेंटिव दें। तो मैं कह रहा हूं कि आप उसको इंसेंटिव मान रहे हो, मैं उसको नेशनल इंटीग्रेशन मान रहा हूं। मुझे मेरे राष्ट्र की चिंता है। आप कोई और तरीका बता सकते हो तो बता दो, और तो मुझे तो कोई तरीका नहीं दिखाई देता, और ना और कोई तरीका होना चाहिए। भाई 2 चीजें, अशिक्षा और दरिद्रता, जिनमें पहले आती है अशिक्षा। भारत राष्ट्र को शिक्षा कंपलसरी करनी पड़ेगी सबके लिए, समझ रहे? और शिक्षा का संबंध न सिर्फ सामाजिक व्यवहार से है, बल्कि आबादी की वृद्धि दर से भी है। ये भी हम बहुत अच्छे से जानते हैं।
बहुत बार बोला जाता है दिस इज द कॉन्ट्रासेप्टिव, दैट इज द कॉन्ट्रासेप्टिव। एक बड़ी उसमें सशक्त बात होती है, एजुकेशन इज द बिगेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव। अगर इस बात से भी बहुत खतरा लग रहा है कि एक वर्ग की आबादी बढ़े जा रही है, लोग कहते हैं ना इतने बच्चे पैदा करते हैं, इतने बच्चे पैदा करते हैं, मैं खुली बात कर रहा हूँ क्योंकि इसी तरीके से हमारे चारों ओर आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं। अब छुपाने से फ़ायदा क्या जी, 100 बच्चे पैदा करते हैं, 4 बीवियाँ होती हैं, 40 बच्चे होते हैं। अगर मैं ये मान भी लूँ कि इस बात में सच्चाई है, तो बताओ कैसे रोकें अब इसको? किसी के घर में घुस करके तो उसको बच्चा पैदा करने से नहीं रोक सकते ना। कैसे रोकोगे? कैसे रोकोगे? एजुकेशन, एजुकेशन से ही रोकोगे। इसी में उसकी भी भलाई है, इसी में राष्ट्र का भी कल्याण है। फिर जिसने 40 बच्चे पैदा कर भी लिए, पता नहीं किसने कर लिए, कोई होगा, लेकिन किसी ने अगर कर भी लिए हैं 40 बच्चे, तो उन 40 बच्चों की हालत क्या होगी? भूख से मर रहे होंगे, बिलबिला रहे होंगे इधर उधर। उनके लिए भी अच्छा यही है कि वो 40 बच्चे पैदा ना हो, और उसका तरीका यही है, शिक्षा। शिक्षा। हमने ये थोड़ी सी गड़बड़ करी आज़ादी के बाद। हमने एजुकेशंस ऑफ हायर लर्निंग तो बहुत सारे बनाए, लेकिन जो ग्रास रूट एजुकेशन थी, साधारण शिक्षा, प्राथमिक माध्यमिक, उस पर बहुत कम ध्यान दिया। तो ये जो बहुत बड़ा तबका है ना, इसने पढ़ाई लिखाई करी ही नहीं। कुछ तो परंपरा ऐसी उनकी, कुछ धार्मिक कट्टरता ऐसी, और कुछ सामाजिक और राष्ट्रीय स्थितियां ऐसी कि शिक्षा वहाँ तक बहुत कम पहुँची। अब शिक्षा जब कम पहुँचेगी तो फिर उसके व्यवहारगत परिणाम देखने को मिलेंगे, और वो परिणाम अच्छे नहीं होंगे। वो परिणाम हम सब भुगत रहे हैं, और सब परेशान हैं। जैसे आप परेशान हैं ना, इस बात से मैं भी परेशान हूँ, क्योंकि राह चलते आप अच्छी तरह जानते हो, हमें पता है, सच्चर कमीशन की रिपोर्ट आई थी कि एक संस्थान ज़रूर है जहाँ मुस्लिमों की बिल्कुल बहुमत में भागीदारी है। क्या? भारतीय जेल। भारतीय जेल कि अपराधों में सबसे आगे रहते हैं। अब अपराध तो ऐसे आपके साथ हो सकता है, मेरे साथ भी हो सकता है। और अगर ये बात निकल के आ रही है कि आबादी में भले 15-18% हो, पर अपराधों में 50-60% हैं, तो कल को तो मेरे साथ भी कोई अपराध कर सकता है ना, मेरी ही हत्या कर दे, मुझे ही लूट ले, मेरा ही सर फोड़ दे। तो ये बात सबको परेशान करने वाली है, और हम सबको बहुत सोच समझ के शांति से इसका कुछ समाधान निकालना पड़ेगा। समाधान नारेबाजी नहीं हो सकता, समाधान वोट बैंक पॉलिटिक्स नहीं हो सकता। समाधान ऐसा होना चाहिए जो राष्ट्र की एकता अखंडता को बचाकर चले। समाधान ऐसा होना चाहिए जिसमें, मैं अभी आध्यात्मिक सिद्धांत इसमें लाना नहीं चाहता, क्योंकि जो लोग इस तरह की बातें करते हैं उनके सामने अध्यात्म की बात करो तो कहते हैं ये आ गए देखो अव्यवहारिक बातें करने। तो मैं इसमें कोई आध्यात्मिक अभी सुगंध लाना भी नहीं चाहता हूँ। लेकिन अगर हम सीधे सीधे रियल पॉलिटिक बात करें, व्यवहारिक बात करें, तो भी शिक्षा ही समाधान है, और क्या है। आचार्य जी, एक बड़ी चिंता है और वो शिक्षा के दायरे से ही आती है। बार बार वो खबरों की दुनिया को खदबदाती है और फिर वैसी ही एक खबर दोबारा आती है। जेई और नीट की तैयारी कर जो बच्चे हैं 15, 16, 17 साल के, वो खुदकुशी कर रहे हैं, और ये तादाद लगातार बढ़ती चली जा रही है। दबाव है, मैं मानता हूँ कि वो करियर बनाने का दबाव है। करियर के विकल्प कई अब खड़ा हो रहे हैं, बावजूद इसके एक अलग तरह की होड़ है कि डॉक्टर इंजीनियर ही बनना है। सीटें लगातार बढ़ाई जा रही हैं, कॉलेजेस खुल रहे हैं, फिर भी अगर इस तरह से सुसाइड के मामले आते हैं तो कहीं कोई कारण तो है। आईआईटीज में पिछले साल 15 आत्महत्याएं हुई। पिछले 5-10 सालों में शायद ही कोई साल रहा होगा जब आईआईटीज में, सारी आईआईटीज मिला करके 1-2 दर्जन आत्महत्याएं न हुई हो। ठीक है, वहाँ से बाहर निकलो तो ये जो पूरी कोचिंग इंडस्ट्री है, जिसमें एक शहर ही पूरा बसा हुआ है कोचिंग के लिए, कोटा, इनमें शायद सैकड़ों आत्महत्याएं होती हैं, हजारों में होती हैं, बहुत सारी आत्महत्याएं होती हैं।
तो आईआईटी के अंदर कुछ हो रहा है। अभी मैं आईआईटी दिल्ली में था तो वहाँ ये सवाल उठा था कि यहाँ पर हमारी काउंसलिंग सेल तो है, लेकिन फिर भी कैंपस में स्ट्रेस के और डिप्रेशन के इतने केसेस हैं कि संभाले नहीं जा रहे। और यही हाल आईआईटी खड़गपुर गया था मैं नवंबर में, तो वहाँ मुझे बताया गया था कि मेंटल हेल्थ का क्या करें, कैंपस में बड़ी समस्या है। आईआईटी में जो हो रहा है उसकी जड़ हमको दिखाई देती है कोचिंग के माहौल में, क्योंकि कोचिंग से ही निकले हुए बच्चे ज़्यादातर आईआईटी कैंपस के अंदर आ रहे हैं। और कोचिंग इंडस्ट्री में जो हो रहा है या कोचिंग वाले शहर में जो हो रहा है, उसकी जड़ हम कहाँ खोजें? उसकी जड़ तो हमें घर में खोजनी पड़ेगी ना, कि घर से निकल करके वो कोटा जाता है, कोटा से निकल करके वो आईआईटी आता है। घर में खोजनी पड़ेगी ना। ज़्यादातर ये जो बच्चे हैं इनके पास अपना कोई आत्मिक कारण है ही नहीं, मेडिकल की या इंजीनियरिंग की या कोई और लॉ की या जो भी है तैयारी करने का कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ ताज़ा ताज़ा मध्यम वर्ग या उच्च मध्यम वर्ग में प्रवेश करे अपने अभिभावकों की दमित कामनाओं का बोझ ढो रहे हैं, बस और कुछ नहीं। इतने गरीब, इतने दमित, इतने दुर्बल रहे हैं हम अपने अतीत में कि अब जब किसी तरीके का अवसर सामने आया है तो हम बहुत जल्दी ही सब खा पी लेना चाहते हैं। लालच ही लालच की किसी तरीके से आईआईटी में जाकर के लड़के का करोड़ रुपए का पैकेज लग जाए। एक तरफ तो लालच और दूसरी तरफ अभी वो पुराना जो डर है वो भी हट नहीं रहा है। कौन सा पुराना डर? वो जो 60 70 80 के दशक तक में चलता था, अगर नौकरी नहीं लगी तो भूखा मरेगा, बेरोजगार मरेगा। ये दोनों चीजें मिल करके बड़ा एक विस्फोटक मिश्रण बना देती हैं। पुराना डर और नया लालच। डर पारंपरिक है, 250 साल की भुखमरी से आ रहा है। अंग्रेजों के जमाने में अकाल ही अकाल, दुर्भिक्ष ही दुर्भिक्ष होते थे। डर पुराना है और अवसर नया है कि आईआईटी में घुसने का मतलब है सिलिकॉन वैली में घुस सकता है, या कम से कम ये तो पक्का है कि अब बेरोजगार नहीं रहेगा, या डॉक्टर बन जाएगा तो भी कहीं ना कहीं जाकर के अच्छा पैसा कमाएगा। ये उसको बचपन से ही चटनी चटाई जा रही है। वो कौन है, वो अपने आप को किस रूप में देखता है, उसके भीतर क्या ग्रंथियां हैं, ये समझने का कोई प्रयास नहीं है। उसको एक अंधी दौड़ में डाल दिया जाता है। इसमें सब दौड़ रहे हैं और सब मंजिल तक पहुंच नहीं सकते क्योंकि मामला प्रतिस्पर्धात्मक है। या तो ऐसा होता कि साहब आप भी वही पढ़ाई करिए, आप बच्चे हैं, लड़के हैं लड़की हैं, आप भी वही पढ़ाई करिए, सब कर रहे हैं, और जितने भी लोग 70-80% से ऊपर नंबर पाएंगे सबका चयन हो जाएगा। वो भी नहीं हो सकता। हो सकता है आप बहुत अच्छे हो, लेकिन अगर आप टॉप 1% या 5% में नहीं आते तो आप बहुत अच्छे होने के बावजूद कुछ नहीं पाओगे। तो अब आप उस लड़के या लड़की की स्थिति समझिए जो इस कुचक्र में फंसा हुआ है। पहली बात तो उसको वो काम करना पड़ रहा है जिस काम के लिए उसके भीतर से कोई गवाही आती नहीं। उसको बिल्कुल नहीं पता कि वो किताब वो क्यों पढ़ रहा है। उसको न तो उस मेडिसिन की किताब से कोई प्रेम है, न उस इंजीनियरिंग या गणित की किताब से कोई प्रेम है, कुछ नहीं है। वो अपने आप को धक्का दे रहा है। वो उस किताब को अपने सर पे रख के ढो रहा है बस। एक तो ये। दूसरा, ढोने के बावजूद भी मामला कॉम्पिटिटिव है। तू कितना भी ढोले, बहुत संभावना है कि 2 साल 3 साल बाद तुझे पता चलेगा कि तेरा सिलेक्शन कहीं नहीं हुआ। अब ऐसे में जब हजारों लोगों पर यही स्थिति आती है तो उसमें से 2-4 टूट भी जाते हैं। वो मामला आत्महत्या का बन जाता है। टूटते 2-4 हैं, लेकिन ये दबाव आता प्रत्येक व्यक्ति पर है, हर बच्चे पर। जैसे जैसे कोई जंजीर हो
उसमें 1000 कड़ियाँ हो, आप उसको दोनों तरफ से खींचें, बीच में 1000 कड़ियाँ हैं, तो जो बीच में कमज़ोर कड़ी होगी वो टूट जाएगी। तो हम कहेंगे अरे लगता है एक कड़ी पर दबाव आया था, नहीं हज़ारों कड़ियों पर दबाव आया था, सबको दुख हुआ, सबको तनाव हुआ, टूटी एक ही, लेकिन तनाव में आपने सबको डाल रखा है। ये हमारी स्थिति है। देखिए, हम अपने अतीत को पीछे ही नहीं छोड़ पा रहे। हमारे यहाँ बच्चा भी पैदा हो रहा है ना, तो वो बहुत जल्दी बूढ़ा कर दिया जा रहा है। बूढ़ा कौन होता है? जिसके पास बहुत सारा अतीत हो। माँ बाप अपना पूरा का पूरा अतीत बच्चे के ऊपर डाल देते हो, बच्चा बूढ़ा हो गया, बच्चा बूढ़ा हो गया, और जो बूढ़ा हो जाता है फिर वो मरता है। आचार्य जी कह रहे हैं कि माँ बाप की जो दमित इच्छाएं होती हैं वो बच्चे का लगातार पीछा करती रहती हैं। उसकी जो अपनी नैसर्गिक प्रतिभा होती है, उसकी जो अपनी पसंद होती है, धीरे धीरे वो उनका गला घोंटता चला जाता है और उस बोझ को ढोते रहने के लिए वो अभिशप्त है। कामयाब हो जाता है तो माता पिता के लिए एक अवसर मिल जाता है कि अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर पाएं। नहीं कामयाब होता है तो आचार्य जी कह रहे हैं कि वो जब जंजीर पूरी खींची जाती है तो एक कड़ी वहाँ से टूटती है और टूटने की आवाज़ आती है, तो फिर एक खबर आती है कोई बच्चा कहीं सुसाइड कर गया। ये समाज का अपना जो एक उसकी जो संरचना है, उसकी जो मानसिकता है, उसके कारण भी है। लेकिन विकल्प बहुत सारे हैं करियर के। मुझे लगता है कि इसके बारे में भी बच्चों को बताया जाना चाहिए। ये अवेयरनेस भी नहीं है। ये सारी चीज़ और ज़्यादा दुखद है क्योंकि अब बच्चे पर इतना दबाव डालने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। दुनिया बहुत बढ़ गई और रास्ते बहुत खुल गए। ये वो 70, 80, 90 का दशक नहीं है कि सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी या आईआईटी नहीं मिलेगा या एम्स में तुम्हारा नहीं दाखिला होगा या कि कॉमर्स, या 4-5 रास्ते होते थे। वो 4-5 रास्ते अगर तुमको नहीं मिले, वो साइंस ले लो, सोशल साइंस ले लो, कॉमर्स ले लो, इसके बाद कुछ नहीं। अगर ये नहीं रास्ते मिले तो बेरोजगार मरोगे। और वो सचमुच ऐसा होता भी था कि बहुत भारी बेरोजगारी चढ़ी रहती थी। ये वो समय भी नहीं है, लेकिन हम अपना अतीत ढो रहे हैं। हम आज की इस दुनिया में जी रहे हैं, हमें दिखाई भी नहीं दे रहा, हमें ना दिखाई दे रहा, और हम अपने बच्चों के आंख पे पट्टी बांधे दे रहे हैं। भारत में जितना दबाव हम बनाते हैं अपने बच्चों पर, इतना विश्व में शायद ही कहीं बनाया जाता हो। जबकि देश ऐसे भी हैं अभी जो हमसे भी ज़्यादा गरीब हैं। हर बच्चों की इतनी मानसिक दुर्दशा वहाँ भी नहीं होती है। हम बहुत ज़्यादा अतीत को ढोते हैं। अभी आचार्य जी मेडिकल नीट पीजी की बात मैं कर रहा हूँ। एक फैसला आया, वो ये आया कि ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी के जो बच्चे होते हैं, अगर वो -40 भी स्कोर करते हैं, जो पहले मिनिमम 40 मार्क्स आपको 800 में स्कोर करना था, जो कट ऑफ आता है, अब ये हो गया कि चूंकि सीट्स बहुत खाली हैं तो कैसे भरी जाएं, आप -40 कर दो, यानी कि आप पर्चा छोड़ के भी आ जाओगे तब भी एडमिशन हो जाएगा। जब डॉक्टर हमारे यहाँ खासकर पोस्ट ग्रेजुएशन में इस तरीके से बनेंगे तो चिंता तो लाजमी सी है। देखिए, सबसे पहले तो पहली बात, -40 -4 भी अंक जिस किसी के भी आ रहे हो, नहीं फर्क पड़ता इस वर्ग का है कि उस वर्ग का है कि किस वर्ग का है, कुछ भी है। पर ये पहली बात है कि उसको यही कहा जाना चाहिए कि तुम वापस जाओ और 1 साल और तैयारी करो, अभी तुम्हारा समय नहीं आया है। तुम्हें अपनी प्रतिभा नहीं भी दिखानी है तो कम से कम अपनी गंभीरता तो दिखाओ, अपनी सिंसेरिटी तो दिखाओ। तुमको ठुकरा नहीं रहे हैं, तुमसे बस ये कह रहे हैं कि वापस जाओ और कम से कम 0 से ऊपर कुछ नंबर वापस ला करके दिखा दो। ये बात तो पचाने लायक मुझे बिल्कुल नहीं लग रही है, क्योंकि बहुत सारी प्रवेश परीक्षाएं दी हैं, उनके माहौल से परिचित हूँ और ये भी जानता हूँ कि प्रवेश परीक्षा का और फिर जिस कोर्स के लिए प्रवेश परीक्षा होती है उस कोर्स में परफॉर्मेंस का आपस में क्या नाता होता है। तो ये माइनस वाला काम तो बिल्कुल नहीं चलना चाहिए। ये बात बिल्कुल स्पष्ट है, ये किसी भी स्थिति में नहीं चलना चाहिए। भले ही आप फिर ये कर लीजिए कि जिनके माइनस आए हैं आप उनको एक विशेष ट्रीटमेंट देना चाहते हैं तो आप उनकी अलग से क्लासेस चला दीजिए और फिर वहाँ कहिए कि अब दोबारा तुम्हारी परीक्षा होगी। जो लोग अब अपने नंबर बढ़ा लेंगे उनको हम मेन कोर्स में अब हम जा करके
प्रवेश दे देंगे, वो आप कुछ भी कर लीजिए, पर ये नहीं, खासकर जो मेडिसिन जैसा क्षेत्र है जिसमें कि नॉन परफॉर्मेंस फेटल हो सकती है, वहाँ ये नहीं किया जाना चाहिए। अब दूसरा एक और जो पहलू है उस पर आते हैं, और अब मैं आगे जो कुछ भी कहूँगा वो पहली बात को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहा है। पहली बात है, पर वो पहली बात पूरी नहीं है, उसमें और भी बातें जोड़ी जानी बहुत ज़रूरी हैं। मार्क्स एब्सोल्यूट नहीं होते। 800 नंबर के पेपर में राणा जी 700 लेकर के आए, मैं 400 लेकर के आया। बिल्कुल हो सकता है कि मैं ज़्यादा लेकर के आया हूँ। साधारण आंख कहेगी कि राणा जी ने और मैंने एक ही पेपर लिखा, एक ही परीक्षा दी, पर अस्तित्व की दृष्टि कहेगी राणा जी ने जो परीक्षा दी वो आसान थी, मैंने जो दी वो कठिन थी। राणा जी पे पैसा भी बहुत है, राणा जी प्रिविलेज्ड भी बहुत है, राणा जी को कोचिंग भी मिली है, राणा जी के घर पर पठन पाठन की परंपरा भी रही है। मैं कौन हूँ? मैं वो हूँ जिसके पास पैसा बहुत कम है, उसने कोचिंग नहीं करी है। मैं वो हूँ जो अपने पूरे खानदान में पढ़ने वालों की पहली पीढ़ी है। मैं वो हूँ जिसके घर में ठीक से लाइट वाइट भी नहीं रहती है। मैं वो हूँ जहाँ पर एक कमरे के घर में 4-5 जने रहते हैं, तो वहाँ कोने में बैठ करके पढ़ा करता था। मैं वो हूँ जो ऐसे स्कूल में गया था सरकारी जहाँ पर टीचर भी नहीं आते थे और बरसात में सब चूता था। मैं वो हूँ। अब आप बताइए, क्या राणा जी ने और प्रशांत ने एक ही परीक्षा दी है? वो दो स्थितियां हैं, इसलिए दो तरह के दो इम्तिहान अलग हैं। अलग क्वेश्चन पेपर है राणा जी। बिल्कुल। तो हम अंकों की तुलना कैसे करें? अगर हमने एक ही परीक्षा दी होती और आपके 700 नंबर आए होते और मेरे 300 नंबर आए होते, तो आप बिल्कुल कह सकते थे कि आप ज़्यादा मेरिटोरियस हैं, मैं कम मेरिटोरियस हूँ। आप बिल्कुल कह सकते थे। लेकिन जो एक समग्र होलिस्टिक दृष्टि होती है वो कहेगी कि इनकी और इनकी तो परीक्षा ही अलग अलग थी। इनकी तो परीक्षा ही अलग अलग है, तो फिर आप कंपैरिजन कैसे करोगे कि उसके 700 इसके 300 है? आपकी परीक्षा में बस ये शामिल था कि जाके क्वेश्चन पेपर क्रैक करना है। मेरी परीक्षा में ये भी शामिल था कि मैं किसी तरह से पहले एग्जाम सेंटर तक तो पहुंच जाऊं। मेरी परीक्षा में यह भी शामिल था कि मुझे ठीक से खाना पीना भी नहीं मिला है कि जिससे मेरा ब्रेन ठीक से काम करे। मेरी परीक्षा में यह भी शामिल है। मेरी परीक्षा में यह भी शामिल है कि किताब भी कौन सी पढ़नी है, मुझे यह सूचना भी समय पर नहीं मिल रही थी। और आपको तो लेटेस्ट कोचिंग जिसमें लेटेस्ट इक्विपमेंट और लेटेस्ट नॉलेज सब अवेलेबल था, लेटेस्ट पैटर्न्स पेपर के आपको बता दिए गए थे। मेरी परीक्षा में और न जाने कितनी चीजें शामिल थीं। जो ऑड्स थे वो मेरे बहुत ज्यादा विपरीत थे। दिल्ली में रहता हुआ एक लड़का, दिल्ली में रहता हुआ एक लड़का अपर मिडिल क्लास का, जो कि शॉफर ड्रिवन कार से कोचिंग में जाता है, दूध बादाम पीता है, सेहत बनाता है, घर में 4 नौकर लगे हुए हैं, और फिर वो जेई रैंक 100 लेकर के आता है। मैं उसको ज्यादा मेरिटोरियस मानूं? या झारखंड की एक लड़की है, ठीक है, जो जिसके 2 छोटे भाई बहन हुए हैं, वो उनको भी पालती है क्योंकि उसकी मां मजदूर है जो काम पे जाती है। अक्सर वो अपना स्कूल छोड़ती है, सबके खा लेने के बाद जो बचा खुचा मिलता है उसको खाती है। मैं एक एक्सट्रीम सिचुएशन आपके सामने चित्रित कर रहा हूं, जरूरी नहीं इतना एक्सट्रीम हो, पर फिर भी बात को समझाने के लिए एक अतिशयोक्ति की स्थिति आपको सुना रहा हूं। ये जो लड़की है ये किसी कदर अपने तीसरे अटेम्प्ट में IIT जेईई में 5000 रैंक लेकर के आती है, और जो दिल्ली वाला लड़का ये अपने पहले अटेम्प्ट में 100 रैंक लेकर के आता है। बताइए ज्यादा मेरिटोरियस कौन है? लाजमी है कि वो लड़की है। लेकिन हमें ऐसा लगेगा कि इस लड़की की रैंक पीछे है। परीक्षाएं अलग अलग दी हैं दोनों ने, सिर्फ जो पेपर होता है वही परीक्षा नहीं होता। एक होलिस्टिक बात लेनी पड़ती है। और भी इसके पहलू हैं, आप अनुमति दे तो मैं इस पे बोलूं जी। भारत में 1000 लोगों पर एक डॉक्टर है। भारत में 1000 लोगों पर एक डॉक्टर है। ये जो
शोर मचता है, जो आउटरेज होती है कि रिजर्व्ड कैटेगरी को इतने कम पर क्यों दाखिला दे दिया गया, उसमें एक कारण ये भी होता है कि जो जनरल कैटेगरी का जो स्टूडेंट है उसको बुरा लगता है कि मैंने इतनी तैयारी करी और मुझे सीट नहीं मिल रही है, यही है ना ये बात। और हम कुछ हद तक उसकी भावनाएं समझ भी सकते हैं कि उसने सचमुच तैयारी करी है, उसके नंबर भी हाई आए हैं, वो अभी कोई सोशियोलॉजी का विद्वान तो हुआ नहीं है, ना वो भारत का इतिहास बहुत समझता है, ना वो ये जानता है कि अगड़ी जातियों और पिछली जातियों के बीच में एक हिस्टोरिकल डेट है, वो ये इक्वेशंस अभी नहीं समझता। वो ये जानता है मैंने पढ़ाई करी, मेरे 700 नंबर आए, कोई और है उसके 500 या 400 ही आए, उसको एडमिशन मिल गया, मुझे नहीं मिला। क्या इसके लिए ये ज़रूरी नहीं है सबसे पहले कि मेडिकल सीट्स बढ़ाई जाएं? उसकी बात नहीं होती है। ये जो जनरल कैटेगरी के लड़के या लड़की को एडमिशन नहीं मिला है, इसमें जो सामने बिल्कुल बैठा बिठाया दोषी दिखाई दे रहा है, उसकी हम गर्दन पकड़ लेते हैं, क्योंकि वो विजिबल भी है और वल्नरेबल भी है। जिसको हम कह रहे हैं कि ये कल्प्रिट है, वो दिख भी रहा है और वो कमज़ोर भी है, तो तुरंत उस पर आक्षेप लगा देते हैं कि ये रिजर्व कैटेगरी वाला है, सीट ये हड़प ले गया इसलिए मुझको नहीं मिली। पर जो दोषी है वो अदृश्य है, जो वास्तविक दोषी है वो व्यवस्था है जिसने ज़्यादा सीटें रखी ही नहीं है, जबकि इस देश को सीटों की सख्त ज़रूरत है। 1000 लोगों पर एक डॉक्टर है, हमें सीटें चाहिए। जो जनरल कैटेगरी वाला है उसको लग रहा है उसकी सीट रिजर्व कैटेगरी वाला हड़प ले गया। वो ये क्यों नहीं पूछ रहा है कि इतनी सीटें कम क्यों हैं कि मुझे सीट नहीं मिल रही है। दोषी पीछे की व्यवस्था है, दोषी सरकार है, उसका नाम कोई नहीं ले रहा है। और ये जो अपराध हुआ है ये सिर्फ उस जनरल कैटेगरी के रिजेक्टेड स्टूडेंट के साथ नहीं हुआ है, देश की पूरी आबादी के साथ हुआ है। लोगों को जब ट्रीटमेंट चाहिए तो मिलता नहीं है, और 1000 पर एक तो एक एवरेज आंकड़ा है। जब आप गांव देहात की ओर जाते हैं तो ये आंकड़ा 2000 और 3000 भी हो जाता है। विशेषकर जब आप और पिछड़े रिमोट बल्कि आदिवासी क्षेत्रों की ओर जाएं तो वहां 2-2000 लोगों पर एक डॉक्टर है, कई बार वो डॉक्टर भी काम नहीं करना चाहता। अच्छा, इसमें एक बात और भी है, इस पर भी आंकड़े उपलब्ध हैं कि जो बच्चे अंडर प्रिविलेज्ड पृष्ठभूमियों से आते हैं, गरीब घरों से आते हैं, दलित घरों से आते हैं, वो ज्यादा तैयार हो जाते हैं, सहर्ष तैयार हो जाते हैं पिछड़े इलाकों में सेवा करने के लिए, वो ज्यादा तैयार हो जाते हैं। तो इस दृष्टि से भी अगर देखें तो न सिर्फ परीक्षा अलग अलग है दोनों की, बल्कि दोनों का आउटपुट भी अलग अलग है। देश में डॉक्टर इतने कम हैं कि देश चाहता है कि आप जाओ और पिछड़े इलाकों में भी जा करके कुछ डॉक्टरी करो, वहाँ के लोगों के काम आओ। वहाँ के लोगों के काम आने हाँ, के लिए स्वीकृति जो प्रिविलेज्ड क्लास के डॉक्टर्स हैं वो कम देते हैं, जो अंडर प्रिविलेज्ड क्लास है वो ज़्यादा देती है। हम समझ रहे हैं इस बात को। तो ये सारी बातें कहने के बाद मैं पहली बात पे वापस आता हूं, माइनस वाले को तो कभी प्रवेश नहीं मिलना चाहिए, कभी भी नहीं। इस बात को, सारी बातें मैं बोल रहा हूं, मैं बिल्कुल मानता हूं कि जिसको परंपरा ने और विकृत लोक धर्मिता ने पीछे छोड़ दिया, वो हमारे ही भाई हैं, हमारी ही बहनें हैं। हमें उनको सहारा देकर साथ लाना है, और उनको साथ लाने में हम उन पर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। वो हमारे ही भाई हैं और हमारी ही गलतियों से पीछे छूट गए हैं, तो हम वही कर रहे हैं जो प्रेम के नाते और धर्म और कर्तव्य के नाते हमें करना चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि किसी हम पराये पर परोपकार कर रहे हैं। भाई वो आपकी ही नस्ल का है, आपकी ही राष्ट्रीयता रखता है, ज़्यादातर समय वो आपके ही धर्म का भी है, उसका चेहरा आप जैसा है, सब कुछ हर तरीके से उसमें और आप में कोई भेद नहीं। पड़ोसी है आपका, भाई है वो, उसको अगर आप हाथ दे रहे हो तो आप एहसान नहीं कर रहे किसी पर, ठीक है। तो ये सब बातें मैं बिल्कुल जानता हूँ, लेकिन इसके बाद भी नीति ऐसी होनी चाहिए। ये साहब MBBS जैसा रिगरस कोर्स होता है,
उसकी गरिमा का कुछ सम्मान रखा जाए, ख्याल रखा जाए, और सहारा देने के भी कुछ कायदे होते हैं, उन कायदों को भूला ना जाए। जो बच्चे अभी गंभीर ही नहीं है तैयारी के लिए, पहले उनमें गंभीरता का संचार किया जाए। पहले उनको 1 साल का कोई प्रिपरेटरी कोर्स कराया जा सकता है, जिसके बाद दोबारा परीक्षा ली जा सकती है। तो वो मुद्दा अपनी जगह है, लेकिन साथ ही साथ हमें ये भी याद रखना होगा कि आपको राणा जी अजीब सा नहीं लगता, ये नस्लवाद जैसी बात नहीं होती है कई बार कि रिजर्व्ड कैटेगरी का है तो इसका मतलब उसे मेरिट नहीं होगी। हम क्या बोलना चाहते हैं कि इस बात से मेरी कभी सहमति रही नहीं है। और मैं आपकी यह बात जरूर मानता हूं कि जो परिस्थितियां होती हैं, 2 अलग परिस्थितियों में 2 लोग एक ही तरह का इम्तिहान देते हैं, लेकिन परीक्षाएं उनके लिए अलग अलग हैं। लेकिन हमने एक स्टीरियोटाइप बना रखा है कि रिजर्व कैटेगरी है माने वो बेवकूफ़ है। ये क्या है? ये कैसी अजीब सी बात है? ऐसा कैसे होगा? हम रेसिज्म कर रहे हैं फिर तो। हाँ, लेकिन उस दायरे के भीतर जो लोग हैं उसमें एक ऊपर का तबका है जो हम टीमी लेयर कहते हैं, वो पूरा का पूरा खाता चला जा रहा है, नीचे तक बात नहीं पहुंचती है। उस पर एक अलग से चर्चा और ये इस पर भी बिल्कुल ध्यान दिया जाना चाहिए कि हमने संवैधानिक व्यवस्था बनाई है आरक्षण की, क्या उस आरक्षण का लाभ सचमुच इनको मिलना चाहिए, उनको मिल भी रहा है? आपने बिल्कुल सही कहा, वो एक अलग मुद्दा है, उस पर हम अलग से चर्चा करेंगे। लेकिन हमें हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि ये जो कैरिकेचर हमने बना दिया है कि जनरल कैटेगरी का है माने मेरिटोरियस होगा, और रिजर्व कैटेगरी का है तो इसका माने उसका आईक्यू नहीं है, ब्रेन सेल्स नहीं है, मेरिट नहीं है, ये सारी जो हमने बातें कर दी हैं, ये बातें लॉजिकली संभव भी हैं क्या? उसका आपका डीएनए बिल्कुल एक जैसा है, उसका आपका खून एक जैसा है। ऐसा कैसे हो सकता है कि आप बोल रहे हो कि एक वर्ग है जिसके नंबर आ ही नहीं सकते, एक के आ सकते हैं? निश्चित रूप से जो अंतर है वो सामाजिक परिस्थिति में है, अंतर कोई ब्रेन में या डीएनए में नहीं है। तो किसी पूरे एक वर्ग को ही मेरिट से वंचित घोषित कर देना ये वाजिब नहीं, अतार्किक बात है। जी। आचार्य जी के साथ जब कभी मैं बात करता हूं तो लगता है कि सवाल बहुत आहिस्ता चल रहे हैं, समय तेजी से भागता चला जा रहा है। और इस बार चूंकि एक फासला समय का ज़्यादा हो गया था, मैं उम्मीद करता हूँ कि अगली दफ़ा थोड़ा फासला कम हो, मुलाकात हो जाए। व्यस्तताएं बहुत अधिक रहती हैं, फिर भी आज आपने समय दिया, कम से कम एक लंबी चर्चा हुई। मुझे पता ही नहीं चला समय कैसे उड़ गया अभी। आपसे अगली मुलाकात जल्दी हो। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू।